वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर लास्ट लेक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज 2024 का एनईपी का अपना पेपर डिस्कशन। आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो में। 2023 की वीडियो आप यहाँ पर देखकर अपनी तशरीफ लेके आए होंगे। बाकी भी जो वीडियोस हैं यार, उनको भी पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। आपका पूरा जो है इनऑर्गेनिक का सिलेबस बढ़िया से एकदम तैयार हो जाएगा। आप पेपर में जबरदस्त स्कोर करेंगे, इतना मैं आपको अश्योर देने की गारंटी तो नहीं बोलूंगा, हाँ एश्योरेंस तो गारंटी होती है ना, मतलब सॉर्ट ऑफ गारंटी, थोड़ी वो क्या है, सॉरी। तो एश्योरेंस आपको बिल्कुल देता हूँ कि आप बढ़िया स्कोर करेंगे। जैसा आपने, मतलब मेरे एश्योरेंस देने से कुछ होगा नहीं। आपने अगर 2023 नहीं, सेमेस्टर 1 में अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। अगर आप उनमें से जो बाद में जुड़े हैं तो आप प्लीज अपने दोस्तों से पूछिए, जिन लोगों ने देखी है कमेंट जाके आप रीड कर सकते हैं पुराने कितनी हेल्प मिली है, उससे आपको पता लग जाएगा और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ काफी चीजें जो है वो रिपीटेड होती हैं। बाकी आप ये वीडियोस देख ही रहेंगे, 2024 का आप जब पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं फ्रॉम जो हमने यूनिट वाइज में करे। और यूनिट वाइज में मैंने एक भी क्वेश्चन 2023 के पेपर से नहीं लिया था, एक भी क्वेश्चन 2024 के पेपर से नहीं लिया था इंटेंशनली। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पहले कभी 2019 2018 जो भी पेपर लिया होगा मैंने, उसमें कहीं ना कहीं आके टकराए जरूर होंगे। तो जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे वो पहले कभी आ चुके हैं किसी और ईयर में, किसी और पेपर में। बट 2023 2024 का कोई भी क्वेश्चन जो है वो वीडियो लेक्चर में नहीं लिया गया। बाकी अब रिपीट हो गए तो जो मैंने उसका कंसेप्ट आपको बता दिया। सो क्या होगा भाई, पूरा लेक्चर डिस्कस होगा। जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूँ, आपको जो है वो अपने लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है। दुआओं के लिए एक मैं बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बात बोलता हूँ कि आपको दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो एक जरिए आपके पास है डीयू परीक्षा की वीडियोस को शेयर करना। लाइफ साइंस वालों के साथ जरूर भेजिए ढूंढ के। जैसे कि मैं बता भी रहा था कि यार अपने कॉलेज प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट तो आपके पास, हर किसी के पास उनका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट होता है, ग्रुप्स वगैरह होते हैं, या फिर कोई ऐसा जो फ्यूचर में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर या किसी भी पोस्ट पर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, तो उनको जरूर वीडियो भेजिए ताकि वो अपने बच्चों तक, जो भी मतलब बच्चे हैं दूसरे कोर्स के, लाइफ साइंस फिजिकल साइंस और भी जो है उनके कनेक्शन होंगे वहां पर भेजिए, ताकि ऑब्वियसली उनकी रेपो बनेगी तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तो हम भी उससे फायदा उठाते हैं। तो आप जरूर उनको भेजिए जिसको भी आप या चाहते हो कि हाँ भाई ये बंदा जीते, तो आप उसको भेज दीजिए। नहीं आप किसी को नहीं चाहते तो ऐसी भेज दीजिए ताकि भाई हेल्प तो हो जाएगी ना किसी की। मतलब कुछ भी हो, इलेक्शन इलेक्शन को हटाएं, चलो उसका रिजल्ट हम हटाएं, उसका हमें क्या लेना देना, बट ये कि किसी की हेल्प हो जाएगी, आपको जो इनडायरेक्टली दुआ मिलेगी कि हाँ भाई वो लोग सोचेंगे जिसने भी दिया भाई बहुत बहुत उसका थैंक्स। सो बाकी यार करेंगे अपना लेक्चर डिस्कस डिटेल में। ऑर्गेनिक साथ साथ चली रही है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हाई ही चल रही है लेक्चर्स की। अब ये पेपर आएगा तो उसमें फिर मतलब कोशिश तो ये यार कि बस एक आध दिन में सब कुछ निपटा दिया जाए, ज्यादा टाइम अब नहीं खींचने वाला मैं। अब आपकी जैसे 1 तारीख हो गई है, 1 तारीख का ही बोलता, अब 2-3 तारीख तक मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा निपटा दूं, दी एंड कर दूं। ज्यादा से ज्यादा जितने मैं लेक्चर्स कर सकता हूँ अपलोड, उतने लेक्चर करूंगा। फिर जो है यार आप सभी लोग बस शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा करिएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ज्यादा पढ़िए ज्यादा शेयर करिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एक्सप्लेन द फॉलो। The first one we have is silicon does not form an analog to an alkene. एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दोनों ही नहीं बनाता। पूरा डिस्कस हमने कर रखा है। क्या डिस्कस, आपको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये एल्कीन क्या होती है। आप बताएंगे जो एल्कीन है वो होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो नाउ यू विल टेल कि यहाँ पर जो कार्बन है उसका स्मॉल साइज होता है, और अगर साइज स्मॉल है तो जो पाई बॉन्डिंग है या पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट एट अ ग्रेटर एक्सटेंट तक होती है। कि जो पाई बॉन्ड है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बनता है। आप सबसे पहले एल्कीन की कहानी बताएंगे। आई एम टेलिंग यू किस तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करना है। सबसे पहले आप कार्बन एल्कीन के बारे में, स्मॉल साइज है, ये एक एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं भाई, कोई ऐसे ही मत फ्लो चार्ट बना के ना, प्रॉपर डिस्कस करना है आपको, आंसर में अपने आंसर शीट को भरना है। ये बता देंगे आप स्मॉल, बट आप बताएंगे ऑन दी अदर एंड सिलिकन जो है उसका साइज क्या है, बड़ा है। इसका साइज क्या है, लार्ज साइज है, जिसकी वजह से आप सिंपल लिखेंगे जो पाई बॉन्ड है उसकी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट काफी स्मॉल अमाउंट का होगा और वीक पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर वीक पाई बॉन्ड बनेगा तो अनस्टेबल होगा। यहाँ पे आप आगे वीक पाई बॉन्ड लिखेंगे पाई बॉन्ड के बारे में, फिर आप बताएंगे कि जो है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा तो कैसे एग्जिस्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म एंड एनालॉग टू एनएलकी। देख सकते हैं हम यहाँ पर बहुत बार हमने बात कर रखी है अपने सवालों वाली वीडियोस में, दैट इज प्रॉपर पीवाईक्यू वाली वीडियोस में, चैप्टर वाइज जो थे हमारे यूनिट वाइज, कि सिलिकॉन एल्काइन और एल्काइन क्यों नहीं बनाता। यहाँ पर 2 बात करी थी। आप इस तरीके से आप डायग्राम भी बना दीजिएगा कि कार्बन का दिखा दीजिएगा छोटा पी पाई, इसका बड़ा बना दीजिएगा बड़ा पी पाई। पी पाई, हाँ पी पाई भी पाई होता है ऑब्वियसली, यस ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई है सर? बहुत सिंपल सी चीज है, आंसर आराम से फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू टेल इज एल्कली मेटल जो है वो किस तरीके से इम्पार्ट करते हैं कलर बंसन फ्लेम। आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताना है कि कलर का कंसेप्ट क्या होता है। आप बताएंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये आप क्या एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कहेंगे आप जैसे ही आप बंसन फ्लेम पर हीट कर रहे हैं, आप जैसे ही किसी चीज को हीट कर रहे हैं तो आप उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं।
तो जैसे ही यू आर गिविंग एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट इट विल डू, इट विल एक्साइट टू हायर एनर्जी लेवल्स। ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल तक। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है ये एनर्जी। तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, किसने, इलेक्ट्रॉन ने, उससे वो हाई लेवल पर एक्साइट हो गया। और जब वो वापस लो लेवल पर आएगा, जैसे ही वो वापस लो लेवल पर आएगा, तो वो क्या करेगा, एक कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। अगर रिलीज एनर्जी, दिस इज माय रिलीज एनर्जी जो है, उसकी उससे हम वेवलेंथ निकालेंगे। और अगर ये वेवलेंथ करस्पॉन्ड करेगी 400 से 700 नैनोमीटर में, दैट इज द विजिबल रेंज, तब आप बोलेंगे कि हाँ यार कलर शो हो रहा है। एंड यस, इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स दिस एक्चुअली हैपेंस। क्या एक्चुअल में हैपेंस, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो एनर्जी रिलीज करता है, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आती है, दैट मस्ट लाई इन दिस रीजन, वो इस रीजन में लाए करती ही करती है। ये कहानी आपको लिखनी है, लंबा आंसर हो गया जितनी मैंने कहानी बोली। देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रॉपरली इसकी बात कर रखी है, आप किस तरीके से हीट कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि डिफरेंट एल्कली मेटल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कलर फिल्म देते हैं। चाहे तो अगर आपको कलर याद हो तो आंसर लंबा करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, ये भी चीज ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर हमने जेडीली का कटआउट, जिस पर मुझे फाइन लगा था, वो वाली आप देख सकते हैं आपके सामने है, सेम जो हमने लेक्चर्स में अपने पढ़ने में, थ्योरी में, पीवाईक्यू में सब जगह डिस्कस कर रखी है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू एच न्यू, इन्होंने फ्रीक्वेंसी से बात करी है, सी बाय लैम्डा का मतलब ऑब्वियसली फ्री एच न्यू ही होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर वेयर एज मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल। कभी भी, हमेशा सोल्यूबिलिटी के बारे में एक ही बात करनी है। अगर किसी को इनसोल्यूबल बताना हो तो उसकी लैटिस एनर्जी को बता दो भाई, ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, सिंपल। अच्छा, तो सर इससे क्या होगा, अब इससे जब भी सोल्यूबिलिटी आए तो आपको लैटिस एनर्जी बतानी है क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ क्रिस्टल लैटिस, की कितनी एनर्जी चाहिए हमें कि हम क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक कर सके। और हाइड्रेशन एनर्जी में आप क्या बताएंगे कि कितनी एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड, कब, थ्रू हाइड्रेशन बोल सकते हैं आप, कि एनर्जी जब रिलीज होगी किसी भी आप आयनिक कंपाउंड को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। नाउ इन द केस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, आप चाहें तो हाइड्रेशन का डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये Ba2 पॉजिटिव है, इसका साइज बड़ा है, तो हाइड्रेशन कम होगी, कम वाटर मॉलिक्यूल्स गिरेंगे। आप ऐसा करिएगा, 2-3 मॉलिक्यूल दिखा दीजिएगा सिर्फ यहाँ पे पानी के, और ये इंटरेक्शन दिखा दीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा। और मैग्नीशियम है सेकंड वाला है ना, हाँ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के केस में व्हाट यू विल डू इज, तो बेटा मांगे कन्या, इसके केस में आप दिखा दीजिएगा 6-7 मॉलिक्यूल दिखा दीजिएगा वाटर के, ये छोटा साइज है तो इसके सारा वाटर ही वाटर है, इस तरीके से आप दिखा दीजिएगा। Mg2+ के साथ वाटर ही वाटर दिखा दिया, तो आप बता देंगे कि इससे पता लग रहा है कि हाइड्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? सो व्हाट यू हैव टू टेल नाउ, एग्जैक्टली कैसे करना है, सबसे पहले आपने हाइड्रेशन एनर्जी बता दी, फिर आपने लैटिस एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ यू विल टेल कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज ऑफ कैटायन इज इंक्रीजिंग इन बोथ द केसेस। बेसिकली इन ग्रुप टू की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यही होता है ना, ठीक है। आप बताएंगे कि जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अब आप बताएंगे कि लैटिस एनर्जी जो है, चाहे लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, दोनों ही क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज। साइज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी कम, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे आपको बता दें सर हाइड्रेशन भी कम है, हाँ बिल्कुल सही बात है। बट द पॉइंट इज व्हाट यू हैव टू राइट इज, डाउन द ग्रुप आने में साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, देन यू विल राइट बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी को आपको इनसॉल्यूबल या सोल्यूबल में ऐसे ऑर्डर में कंपेयर करना हो तो आप ये बता दीजिए, अगर आपको जो है, अगर आपको बाय चांस मान लीजिए आपको सोल्यूबल भी ऐसे वो ज्यादा सोल्यूबल होता, तब आप बोलते कि इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, या फिर डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर, ये बोलता हम बेटर रहेगा। हाँ, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी जब आप बोलेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको समझदारी के साथ, नजाकत के साथ आपको आंसर पेश करने होते हैं, थोड़ी समझदारी के साथ, स्मार्ट वर्क आपको अपना यूज करना होता है। ऐसे ही नहीं कि बस यहाँ पे 2-3 लाइन आप लिख देंगे बिकॉज ये साइज वो है, वो नहीं, प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करिए, स्पीड से लिखिए। ये मैं हमेशा करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से आपको जो है स्पीड में करना है, आप T20 की तरह खेलिए गेम।
50-50 या टेस्ट की तरह मत खेलिए कि स्टार्टिंग में थोड़ा आप हल्के हल्के खेलना फिर बाद में करेंगे। इसको आप स्टार्टिंग से ही पावर प्ले समझ के तेज खेलिए, तभी आप पूरा पेपर कर पाएंगे। वरना जनरली मैंने देखा है, जब मैं स्टार्टिंग में करता था पेपर, तो स्टार्टिंग में कुछ पेपर में हल्की स्पीड में करी तो एंड में आते आते केओस हो जाती थी। बट जैसे ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही मतलब स्पीड में एकदम हरी अप में करता था, तो एंड में क्या भाई 2.5 घंटे में पेपर आराम से हो जाता था, आराम से, मतलब प्रॉपर डिस्कस में ठीक ठाक नंबर आते थे। मतलब कोई वो नहीं कह रहा कि हाँ 9 CGPA आई है, बड़ा डिसेंट स्कोर आ जाता था आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सुकून के साथ पेपर जाता था, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री होके पेपर। ठीक है, बाकी आप वीडियो लेक्चर देख ही रहे हैं इतने सारे, तो आप ऑब्वियसली टेंशन फ्री हो ही गए होंगे जब आपने सारे कंसेप्ट सभी कुछ पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तभी आप ये लास्ट वाला जो PYQ अब देख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टेल इज नाइट्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करती है एज N2 वेयर एज फॉस्फोरस एज P4। सिंपल सी बात है, जो सिलिकॉन वाला रीजन है वही ये वाला है कि P4 इसीलिए एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ व्हाट? सिंपल सिग्मा बॉन्ड की वजह से, कि सिग्मा बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा बिकॉज इसका साइज बड़ा है। सेम आपको जो उसी तरीके से लिखना है कि यहाँ पर बता दिएगा यार, ये जो लिखा है ना मैंने, SI की जगह आप CC लिख दीजिएगा बस, सॉरी PP लिख देगा फॉस्फोरस, और CC की जगह NN लिख देगा बस, खत्म, सिंपल। आपका मैं ज्यादा समझा ही नहीं रहा, मतलब क्या करूंगा समझा के। यहाँ पे आप इससे देख लीजिए कि अच्छा ये दूसरा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बता भी रखा है, क्वेश्चन कर भी रखा है, नाइट्रोजन इज इनर्ट वाई दिस इज हाईली रिएक्टिव, इसका रीजन वाइल फॉस्फोरस इज अ हाईली रिएक्टिव सॉलिड। या आप बता सकते हैं कि क्यों होता है नाइट्रोजन में, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, दैट इज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वेराज फॉस्फोरस में जो है हमारे पास एंगल स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है, ये हमने बात करी, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। बिकॉज इसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड एक ही बॉन्ड, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है। 3 बॉन्ड तोड़ना आसान, या एक बॉन्ड, सर ऑब्वियसली एक बॉन्ड तोड़ना आसान है, 3 मतलब भाई डिस्टेंस चाहिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसे नहीं हल्के फुल्के सिंगल सिंपल से आप बॉन्ड बोल दो कि कमजोर बॉन्ड है, खतरनाक बॉन्ड एकदम। ठीक है, ये चीज आप डिस्कस कर लेंगे, बहुत आसान है। अब आपको बताना है CO2 जो है वो गैस होती है, वेयर एज SiO2 इज अ सॉलिड। क्यों सब गैस और सॉलिड का कहीं ना कहीं ये मतलब हो रहेगा, ये रीजन हम इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो सॉलिड है, जो सॉलिड है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं जो गैस है उसमें कम इंटरेक्शन, किसमें? अमंग द मॉलिक्यूल CO2, एक CO2 दूसरे CO2 को कम अट्रैक्ट कर रहा है, तभी वो दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है रैंडम मोशन। SiO2 में क्या है भाई, वो पास पास टाइटली हंड होंगे तभी जाके वो सॉलिडिफाई होगा। हाँ सर, तो इसका रीजन आप सभी की आंखों के सामने है कि जो SiO2 है, जो SiO2 है, दैट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पॉलीमर। ये एक लार्ज नंबर का स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, बहुत बड़ा। ऐसा नहीं है CO2 इज सिंपल अ मोनोमर, आप CO2 का स्ट्रक्चर बताएंगे बनाएंगे और बताएंगे कि ये सिंपल एक मोनोमर है। यार SiO2 जो है यार वो बहुत लार्ज नेटवर्क है। आप यहाँ पे इसका इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। क्या ये बात समझ में? इस तरीके से आप दिखा दिए कि ये आगे सो ऑन चलता रहेगा चलता रहेगा। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे सिलिकॉन बहुत सारे ऑक्सीजन आपस में अटैच है, लार्ज नंबर ऑफ एटम, ऑब्वियसली तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। सो दैट्स व्हाई SiO2 इज अ हाई मेल्टिंग सॉलिड, या फिर आप बोल दीजिए सिंपल सा ये सॉलिड है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? हाँ सर आ गई। तो सवाल हमने सारे ही लगभग डिस्कस कर रखे थे, देख सकते हैं आप। ये वाला आपने डिस्कस कर रखा था, ये डिस्कस कर रखा था, सोल्यूबिलिटी पढ़ रखी है, ये सारे इसके सारे हमने डिस्कस कर रखे थे। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स को एडिट करा हमने किसमें? अमोनिया में। ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, जैसे ही और एल्कली मेटल डाला ब्रोंज कलर बन गया, जो क्या करता है? फ्लोट करता है ओवर। तो आप सबसे पहले बताएंगे ये हो क्या रहा है। आप बताएंगे कि यार जो हमारे पास सबसे पहले एक कोई भी एल्कली मेटल हो, वो अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, सॉल्वेशन हो जाती है, चारों तरफ उसके अमोनिया कहीं ना कहीं घेर लेता है, तो आप उसको बोलते हैं अमोनिएटेड, बोलिए जोर से, अमोनिएटेड कैटायन। जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया के साथ ही सॉल्वेट कहीं ना कहीं हो जाए, तो दैट विल बी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। So why the color of the solution is blue? Because of the electron. क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, अनपेड वाला। सो अनपेड बोलने से अनपेड है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, आप सभी लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से हमारे पास ब्लू कलर सोल्यूशन ऑब्जर्व होता है। अब जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही हमने, आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, लगभग 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो डार्क ब्लू होता है। ठीक है, मेन स्पीशी क्या है इसमें? सॉल्वेटेड मेटल आयन एंड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हमने जो है वो, अगर आपने इस सॉल्यूशन को जो छोड़ दिया कि चलो ठीक है अब छोड़ देते हैं, बाद में आएंगे, एक आध 2-4 घंटे बाद देखेंगे, तो कलर जो है वो आपका हो जाता है डिसअपियर, क्योंकि आपका मेटल अमाइड बन जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम होगा, अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो NaNH2 बन जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने मेटल मेटल भर दिया, आपने क्या करा? स्टैंड नहीं करा, आपने और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी मेटल की,
तब आप बताइए मुझे क्या होगा सर। ऑब्वियसली मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो मेटल 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 का जो आयन है, जो कैटायन है, उसका अमाउंट बन जाएगा। उसकी वजह से जो है हमारे पास कॉपर ब्रोंज कलर आता है। वाई? बिकॉज मेटल आयन की जो है वो क्लस्टर फॉर्म होने लगते हैं। क्या होते हैं? मेटल आयन के क्लस्टर्स की वजह से आप बोल सकते हैं हमारा जो कलर है वो ये हो जाता है चेंज, दैट इज ऑफ ब्रोंज कलर। क्या ये आप समझा देंगे आराम से? कोई इसमें परेशानी किसी को भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, एलिंगम डायग्राम प्रॉपरली प्यार से बताएंगे कि इट इज सिंपली अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा जी एंड टी, किसके बीच का? मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन का। आप बता देंगे कि कोई भी मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, वैसे नॉन मेटल भी ऑक्साइड आप खाली लिख सकते हैं चाहे तो। ऑक्साइड फॉर्मेशन वुड बी अ बेटर वर्ड, कि ऑक्साइड फॉर्मेशन जो हो रही है हमारे पास किसी की भी, मेटल की भी नॉन मेटल की, क्योंकि कार्बन भी आता है ना, तो कार्बन से मुझे याद है कि मेटल ऑक्साइड वुडंट बी अप्रोप्रिएट, सो वी हैव टू राइट ऑक्साइड फॉर्मेशन। किसी भी चीज की ऑक्साइड बन रही है, किस तरीके से बन रही है, उसका डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, वो ग्राफ शो करता है हमारे पास एलिंगम डायग्राम। क्या है चीज सबको पता है? हाँ सर। तो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या है ये? प्लॉट है डेल्टा जी वर्सेस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कॉमन मेटल एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ये और ज्यादा बेटर रहेगा। क्या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और उसका बोलते हैं क्या होता है यहाँ पर, बात करें, कर लेते हैं, आप बोल लो। तो डेल्टा जी को आप बता सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। आप बताएंगे ये एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या बनती है हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जनरली आपको स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ देखने को मिलता है, जिसका स्लोप किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ डेल्टा एस के इक्वल। मानते हैं सब इस बात को? कोई डिसएग्री तो नहीं करता? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने करा तो मतलब मैं क्या ही बोलूं फिर उसको। तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डेल्टा इसके। सब मानते हैं इस बात को? सर बिल्कुल मानते हैं। नो, और क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? आप फिर ये भी लिख सकते हैं, जैसा कि थ्योरी में डिस्कस कर रखी है, कि डेल्टा ऐसा अगर नेगेटिव तो लाइन आपको जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो आप बताएंगे कि जनरली मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन का ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोप होता है। या आप अपने पास से लिखेंगे आंसर को थोड़ा बड़ा करने के लिए, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। वाई? बिकॉज मैक्सिमम केसेस में हमारी जो डेल्टा एस है, जो डेल्टा एस है दैट इज एंट्रोपी है, वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव हो जाता है। इसको चाहे तो और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपने पुरानी वीडियो देखे हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आप देखिएगा क्या हालत चल रहे हैं, कितनी स्पीड से आपको चलना चाहिए, उस हिसाब से आप देखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि और क्या क्या यू कैन राइट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर। ठीक है, ये बात हो गई। अब और क्या बात कर सकते हैं यहाँ पर सर? सो यहाँ पर मैंने बात कर ली आपको एलिंगम डायग्राम के बारे में कहानी बता दी। नेक्स्ट यू हैव टू सी इज कि इन एलिंगम डायग्राम स्लोप ऑफ लाइन जो है वो क्या होता है? अब्रप्टली चेंज हो जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स पे। इसको भी एक्सप्लेन करना है तो कर देते हैं। सो व्हाट यू हैव टू टेल इज, आप यहाँ पे एक चाहे तो एग्जांपल ले सकते हैं, वरना नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। आप ये बताइएगा, इट वुड बी मच बेटर, कि जैसे ही हमारे पास जो है वो स्लोप जो है वो चेंज होता है, तो क्योंकि हमारे पास फेज में चेंज हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है? सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। लिक्विड से उसमें बॉइलिंग पॉइंट, तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आता है, तब क्या होता है सर? तब हमारे पास जो है वो एक अब्रप्ट चेंज आता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एट मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट हैपेंस एट मेल्टिंग पॉइंट इज, एट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में चला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है सर? बॉइलिंग पॉइंट में इसका, इससे आगे का एक प्रोसेस लिक्विड गैस में जाता है। तो सर लाइन क्यों चेंज हुई? मतलब ये हो गया, इससे तो समझ में आ रहा है, बट क्यों? बिकॉज सोच के बताइए, व्हाट अबाउट एंट्रोपी? क्या एंट्रोपी में जो नॉर्मल चेंज आ रहा था वैसे ही चेंज होगा, या एक अलग सा कुछ ना कुछ चेंज आएगा? तो यहाँ पर जो है क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। सर एंट्रोपी से आपका क्या लेना देना बेटा? एंट्रोपी से आपका लेना देना ये है कि एंट्रोपी जो चेंज है वो उसमें जो है डिफरेंटली अब्रप्ट होता है। बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी वुड बी अब्रप्ट, हम ये बोलेंगे। तो सर उससे क्या हुआ? एंट्रोपी हुई तो स्लोप बता दिया, खत्म। अगर एंट्रोपी चल रही थी हमारे पास एकदम स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, ठीक है, अचानक से उसमें खतरनाक बदलाव हुआ है कि भाई फेस चेंज हो गया। ओ भाई फेस चेंज हो गया, मतलब तो क्या होगा? एंट्रोपी भी अचानक से जो है कि क्यों? आप बोलेंगे कि यार पहले सॉलिड था, सॉलिड से सॉलिड ही था, सॉलिड ही था, सॉलिड ही था, एक लाइन तक यहाँ से सॉलिड 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 था। अब अचानक जो है क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो एंट्रोपी का हो सकता है अब्रप्ट चेंज आपको देखने को मिले कुछ इस तरीके, या दूसरे तरीके का भी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या होगा एग्जैक्टली कि एंट्रोपी का जो चेंज है, आप पहले जो है वो सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, बिकॉज सॉलिड की एंट्रोपी इज लोअर, लिक्विड की एंट्रोपी इज मोर, गैस की एंट्रोपी इज मैक्सिमम, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रैंडमनेस। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? क्या ये कहानी सबको क्लियर हो गई? क्या ये सब लिख देंगे? हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे। चलते हैं हम आगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। डाउन द ग्रुप जाने में बेसिकली हाइड्राइड्स में बहुत पढ़ रखा है, हाइड्राइड्स का तो मैं क्या ही करूंगा मैं लगे। हाइड्राइड्स में हमारे पास क्या होता है, मैं HFHCl इन सबका बता रहा हूँ। डाउन द ग्रुप आने में
हम जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाएंगे, जिसकी ई एन ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक वाला होगा, नहीं जिसका एनायन बेसिकली ज्यादा ई एन वाला नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं साइज से डाउन द ग्रुप जाने में, साइज ऑफ एनायन इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ हेलाइड आयन इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है सर, अगर हेलाइड आयन का साइज बढ़ा, अगर हेलाइड आयन का साइज बढ़ा तो क्या होगा सोचिए सर, जैसे ही हेलोजन आयन का साइज बढ़ेगा तो हमारे पास जो एच एक्स बॉन्ड है वो लार्ज हो जाएगा। अगर एच एक्स बॉन्ड लार्जर हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा। अगर हमारे पास एच एक्स बॉन्ड लार्ज हुआ तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एच एक्स बॉन्ड लार्ज हुआ तो क्या होगा, एच अनस्टेबल हो गया, तो अगर एसिड अनस्टेबल तो ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा, जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा, तो एच प्लस लूज जो है वो इजी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरी चीज आप बता सकते हैं, जो एक्स नेगेटिव है जितना बड़ा उसका साइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका जो एनायन है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज उसका जो है, वैसे ये बोलना ठीक भी रहेगा नहीं भी ठीक रहेगा, बिकॉज फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाएगी, बट आई थिंक यही सही रहेगा कि एच प्लस लूज जल्दी हो जाएगा। क्यों जो लूज जल्दी हो जाएगा, बिकॉज एच एक्स बॉन्ड जो है वो लार्ज है, डाउन द ग्रुप आने में एच आई की बॉन्ड सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी क्या है इन द सेंस साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो अगर साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा तो बॉन्ड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बतानी है, तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से कि भाई इसमें आपकी है +6, इसमें है +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप क्या करिएगा, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, लोन पेयर दिखा दीजिएगा H2SO3 में, H2SO4 में होता ही नहीं। और क्या बताएंगे, बस बता दीजिएगा कि भाई यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो दैट्स वाई यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम आगे। आइए, शॉर्ट नोट लिखने हैं किसी भी चीज पर, हम तो चारों पर ही लिखेंगे। सूडो हाइलाइट, सूडो हेलोजन क्या डिस्कस कर रखे हैं। जोन डिफाइनिंग क्या कर रखी है, कर रखी है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कर रखा है, शायद आई थिंक ये 2023 वाले में भी थे, तो क्लेथरेट कंपाउंड भी 2023 में थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स दिख रहे होंगे जो 2023 में भी आपको दिखे और 24 में भी दिखे, तो क्या वो 25 में भी दिख सकते हैं? अ, हो सकता है दिख जाए, तो क्लेथरेट कंपाउंड वैसे 2 साल लगातार आ गया, मतलब क्या कर सकते हैं, हो सकता है देख ही दें यार, मतलब कोई हम मुझसे थोड़ी पूछ के बनाएंगे पेपर, तो मर्जी होगी तो दे देंगे उनकी एग्जामिनर की, हम जा रहा क्या, हम तो आंसर करते हैं। सूडो हाइलोजन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी सबसे पहले सिमिलर टू हाइलोजन होती है, ये इनकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। नाउ क्या होता है इनमें, ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसे आयंस होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे, 2 और मोर एटम, जिसमें से कम एटलीस्ट, एटलीस्ट गलत दिया थोड़ा सा, समझ जाएगा स्पेलिंग, एक नाइट्रोजन एटम होगा, समझ में आया सर, जिसमें से एटलीस्ट एक नाइट्रोजन होगा। और आप प्रॉपर्टीज की तो हमने बात करी, सो उनके आयंस को हम बोलेंगे सूडो हेलाइड आयन, तो ये हो गया हमारे पास सूडो हेलाइड आयन। तो ये क्या होते हैं, यूनिवैलेंट होते हैं जस्ट लाइक हेलाइड आयंस। और ये सूडो हेलोजन क्या बोलेंगे हम, बेसिकली हेलोजन जब ये आपका खुद ही आपस में डाइमर बना लेते हैं तो ये सूडो हेलोजन बन जाते हैं। और क्या आप बताना है यहाँ पे, बताना है हाँ बता दीजिएगा। अब आप जो है पूरी कहानी लिखिएगा कि जस्ट लाइक हेलोजन फॉर्म्स एच एक्स, दे विल ऑल्सो फॉर्म HCN। अच्छा एग्जाम्पल बता दीजिएगा पहले, उससे पहले सूडो हेलाइड आयंस के एग्जाम्पल बता दीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं CN नेगेटिव आयन, अजाइड आयन, OCN नेगेटिव, ONC नेगेटिव, और क्या होगा दिख रहा है कुछ, बस इतना ही काफी है, 3-4 बता देगा, और कितना बताओगे, ये बता देना। हाँ चलो, SCN नेगेटिव, इन सभी में एक चीज कॉमन है, दैट इज एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन तो पक्का है। अब आप इन्हीं को घुमा फिरा के बता दो भाई, क्या बता दो कि जिस तरीके से HCl HF HBr बनता है, उसी तरीके से HCN HN3 HSCN बनता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं F2Cl2 बनती है, उसी तरीके से CN2N3 का होल 2 बना दीजिएगा, SCN का होल 2 बना दीजिएगा, ये बोल दियो। फिर आप बताएंगे जिस तरीके से AgCl AgBr नाम के जो प्रेसिपिटेट हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, उसी तरीके से AgCN और AgSCN नाम के प्रेसिपिटेट होते हैं जो क्या है, इनसोल्यूबल होते हैं। फिर आप बताएंगे कि सूडो हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे कि ClF, जैसे कि ClF3 होते हैं, एंड सो ऑन, जैसे कि BrCl, इस तरीके के होते हैं, उसी तरीके से आपके ClCN BrCN ICN नाम के सूडो हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो 3-4 बातें बता दीजिएगा, हो गया काम, मतलब और कितना काम करोगे, बहुत बड़ा थोड़ी बताना है, 3 नंबर, 3 का नहीं 5 का 16, 5 नंबर में बहुत इतना है। स्ट्रक्चर वगैरह चाहे तो किसी का बना दीजिएगा, बाकी मतलब ऐसे कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट वी हैव टू टेल जोन डिफाइनिंग प्रोसेस, आई थिंक ये भी लास्ट ईयर आया था जितना मुझे याद है, इंपॉर्टेंट चीज है तभी पूछ रहा हूँ, मतलब तो हो सकता है आप भी जरा ध्यान रखिए। क्या होता है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं।
बिल्कुल चलता है। क्या होता है जोन डिफाइनिंग में, एक मेटल है, ये आपको मेटल की रॉड दिख रही है, मैं हर बार एक ही वो यूज कर लेता हूँ क्योंकि उसी का काम होता है। ये रॉड जो है ये मेटल है, इसमें इसमें इम्प्योरिटीज है, इसको मुझे अल्ट्रा प्योर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रिंसिपल पर बेस है ये मेथड की, जो इम्प्योरिटीज है वो ज्यादा सोल्यूबल है लिक्विड फेज में एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। जो मेल्टेड मोल्टन फॉर्म है किसकी, मेटल की, उसमें ज्यादा सोल्यूबल होंगी। तो हम यहाँ पे इसका पागल बनाएंगे, किसका, इम्प्योरिटीज का, कि यार मैं हीटर लाऊंगा, इस जगह को मेल्ट कर दूंगा। मेल्ट कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्योरिटी भी मेल्टेड फॉर्म में, यहाँ इम्प्योरिटी की मजा आ गया यार, अब तो हम बढ़िया सोल्यूबल है मेल्ट फॉर्म में। अब मैंने क्या करा, आगे बढ़ा दिया हीटर, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होने लगेगा, ये सॉलिडिफाई होने लगेगा, हाँ, पर आगे वाला मेल्ट होने लगेगा। तो इम्प्योरिटी देखेगी कि यार ये जो है, जो पहले मेल्ट था अब वो मेल्ट नहीं रह रहा, तो इम्प्योरिटी खुद आगे की तरफ खिसक जाएगी। फिर मैं आगे हीटर चलाऊंगा, यहाँ पहुंचाऊंगा इम्प्योरिटी को, यहाँ पहुंचाऊंगा, यहाँ पहुंचाऊंगा, यहाँ पहुंचाऊंगा, और फिर फाइनली इस पॉइंट पर ले आऊंगा। फिर मैं दोबारा प्रोसेस को रिपीट करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि हाँ अब इम्प्योरिटीज नहीं लिख रही। एंड में आऊंगा, पीस को काट के निकल जाऊंगा, फेंक दूंगा इसको, क्योंकि इम्प्योरिटी ही इम्प्योरिटी है, और अपने मेटल को एकदम अल्ट्रा प्योर कर दूंगा। ये प्रोसेस सेवरल टाइम रिपीट होता है। क्या करते हैं, आपको हीटर को जिस तरीके से, सबसे पहले आप जो है मोबाइल हीटर लेते हैं, मोबाइल मतलब जो मूव कर सके, इम्प्योर मेटल की रॉड एक तरफ उसको बस फिक्स रखेंगे आप। मोल्टन जोन जो है वो मूव करेगा किसके साथ, हीटर के साथ। जो जैसे जैसे हम हीटर आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ा, प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट हुआ, जो मेटल लेफ्ट मेल्ट लेफ्ट में, और इम्प्योरिटी जो है वो कहाँ हो गई, एडजेसेंट न्यू मोल्टन जोन में हो गई, जो क्रिएटेड बाय किसमें, मूवमेंट ऑफ हीटर। ये प्रोसेस आपने सेवरल टाइम्स रिपीट करा, और हीटर जो है वो सेम डायरेक्शन में हमने अगेन एंड अगेन मूव कर दिया। तो इम्प्योरिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई एट वन एंड, फिर आपने इस एंड को जो है वो कट ऑफ कर दिया। ये अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर आपको देखने को जनरली हम सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरफ। भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है नखरीली चीज एक्स ऑर्बिटल की, कि एस इलेक्ट्रॉन जो है वो मना कर रहे हैं कि यार हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उनका अपना मर्जी मसला है, वो हम बाद में देखेंगे, मतलब अभी देखेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या, एस ऑर्बिटल पी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं या एलिमेंट्स है, बेसिकली नॉट मेटल्स, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके एस ऑर्बिटल मना कर देते हैं कि मैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो क्या होता है, तो सिर्फ पी वाले होते हैं। तो जितने भी पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो सकता है आप बोरॉन की वाली फैमिली की बात करें, 13 ग्रुप है तो पी में एक होता है, 14 ग्रुप में पी में दो होते हैं, 15 ग्रुप में पी में 3 होते हैं। तो वही 2-3 इलेक्ट्रॉन बेचारे जो है वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं या कर रहे होते हैं, किसमें, बॉन्डिंग में। तो एस वाले मना करते हैं, तो उससे ऑक्सीडेशन स्टेट पर फर्क पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को अगर अनपेयर कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं खरीद लेता हूँ कहीं से। बट क्या ये सही रहेगा खरीदना, मतलब सर सही तो नहीं रहेगा, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अनस्टेबल कर रहे हो ना। अगर किसी को एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी कुछ रिलीज होगी ना, तभी मजा आएगा, तभी बॉन्ड बनाएंगे। तो हाँ ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है मैं एनर्जी अभी दे देता हूँ उधार लेके, बट मैं बाद में कर्जा चुका दूंगा। अब वो कर्जा कहां से चुकाऊंगा, वो वहां से चुकाऊंगा कि जब बॉन्ड बनेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज हुई उससे मैं कर्जा उतार दूंगा। ठीक है, मैंने ये सोच रखा था कि बढ़िया यार, मैं अभी कर्जा लेके जो इसको एनर्जी का कर्जा ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर रहा हूँ। मैंने कर दिया भाई, थैलियम का इलेक्ट्रॉन कर्जा लेके अनपेयर, मैंने कुछ कर्जा ले रखा था। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए। अब जैसे ही 3 बॉन्ड बनाए, मैंने देखा ये तो बॉन्ड को खास स्टेबल नहीं बने। बॉन्ड अगर स्टेबल नहीं बने तो मतलब यार कहीं ना, क्योंकि इसका साइज बड़ा था, थैलियम बहुत नीचे का है, थैलियम बहुत नीचे का, तो उसने जो बॉन्ड बनाया वो कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बने तो यार कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी कम है, और अगर स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी रिलीज कम होगी। तो मैं सोच रहा था जो मैंने कर्जा लिया है 80 जूल का, वो 80 से ज्यादा तो मुझे मिल जाएगा, मुझे प्रॉफिट ही हो जाएगा भाई, मैं उसको चुका दूंगा। बट देखा यार मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 60 जूल मिले, तो मैं तो 20 जूल के नुकसान में हो गया, मैं 20 जूल का कर्जदार अब भी हूँ। तो मैं इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कर्जा, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस लोन जो मेरे पास 20 जूल का और रहेगा, मैं कहूंगा भाई तुम जो है ना अनपेड रहो, मैं तुम्हें कर ही नहीं रहा पेयर, सॉरी, मैं तुम्हें अनपेड नहीं कर रहा, तुम पेड ही रहो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही रहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अनपेड करने में कुछ एनर्जी लगेगी और बॉन्ड बनने में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो द एनर्जी जो अनपेयर करने में चाहिए वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनने के बाद। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर थैलियम का साइज बड़ा है, तो आप देख सकते हैं जिसकी वजह से जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर एक्सीड कर रही है एनर्जी इवॉल्व जब वो फॉर्म व्हेनेवर दे विल फॉर्म बॉन्ड। तो ऐसे कहेंगे भाई, मैं कहूंगा ऐसे भाई तुम अनपेड रहो, मुझे कर्जदार मत बनाओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम एक ही बॉन्ड लो, एक ही इलेक्ट्रॉन से खुश रहो, तुम जाओ जो भी करो, मेरी वाले से कुछ भी करो, तुम 3 इलेक्ट्रॉन का छोड़ो, तुम एक इलेक्ट्रॉन से चुपचाप पी वाले से बॉन्ड बना दो जो अनपेड है। अनपेड हम करा ही नहीं रहे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो आप देख सकते हैं बॉन्ड एनर्जीज में गैलियम छोटा साइज है, स्ट्रेंथ बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इंडियम थोड़ा बड़ा, साइज डिफरेंस हुआ कम स्ट्रॉन्ग, थैलियम भाई इतना कमजोर बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो भाई
+3 में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं है, मना कर देगा। मैं इससे मना कर दूंगा कि भाई तुम +3 में दिख मत जाना, +1 में ही चुपचाप रहो। क्या ये चीज सबको समझ भाई? बोलिए सर। सर आ गई, बस खत्म। लिख देंगे कहानी, सर पूरी लिख देंगे, कर्जा वर्जा मत लिख दिएगा कि हाँ मतलब लोन वोन का लिख दें। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में इज एनर्जी, ये ही मेन रीजन है एनर्जी की वजह से। यूनिवेलेंट आयन जो होते हैं वो मच लार्जर होते हैं देन ट्राइवेलेंट आयन। तो आयनिक कंपाउंड, अब ये सारी चीजें छोटी मोटी हैं, आप देख सकते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आप यहाँ से एक आध चीज रीड कर लीजिएगा, ये जेडी का कट आउट है जिस पर मुझे फाइन लगा था कि, तो ये बहुत रोल लिया। तो यहाँ पर आप आई होप समझ गए होंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की व्हाट एग्जैक्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है। नेक्स्ट, क्लेथरेट कंपाउंड की बात करें, बहुत सिंपल है, बहुत बार बात करिए, क्या अब भी करूं? कर लूं शॉर्ट में, जल्दी से कर दो। तो क्लेथरेट कंपाउंड क्या होता है यार? कुछ ऐसे जो है हमारे पास गैसेस होती हैं जो ट्रैप हो जाती हैं, कहाँ पर? किसी किसी क्रिस्टल्स के इंटरस्टिशियल साइट पर, या उनके होल्स वगैरह में, जहां पर कैविटीज में बेसिकली जो गैसेस हैं वो जो गैसेस हैं वो कैविटीज में ट्रैप हो जाती हैं। और जो भी गैसेस हैं वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, बस ऐसे चुपचाप बैठी रहती हैं, चुपचाप बैठी रहती हैं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्लेथरेट कंपाउंड। अगर क्लेथरेट कंपाउंड में हमारे पास नोबल गैस आ जाए तो हम उसको बोलते हैं क्लेथरेट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। तो गैसेस जो है वो क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है इनसाइड कैविटीज, कुछ अप्रोप्रिएट साइज की एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज, मतलब डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा, एप्रोप्रिएट साइज, जितनी कैविटी होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेते हैं हम डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का, जिसमें हम 3 मोल, बेसिकली इसका 3:1 का रेशो होता है, 3 लोग ये हाइड्रोजन बॉन्डेड ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं केज लाइक, जिसमें आर्गन जैसी गैसेस, क्रिप्टन जैसी गैसेस, जेनॉन जैसी गैसेस आपकी ट्रैप हो जाती है। बट यहाँ पे हीलियम और नियॉन नहीं होती, क्योंकि उसमें बताया था मैंने ये बहुत ज्यादा छोटी होती हैं टू एस्केप फ्रॉम द कैविटीज, इतनी छोटी होती है कि हल्का सा भी इनको रास्ता दिख जाए, जो मैंने झीरी वाली बात करी थी वहां से भी ये निकल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी वाटर के साथ भी बनाते हैं, तो उसको हम आई थिंक नोबल गैस हाइड्रेट्स ऑफ, नोबल गैस, हाँ देखिए याद रखना है, नोबल गैस हाइड्रेट बोलते हैं जब हमारे पास क्या हो, वाटर हो, जब हम वाटर में करें। तो आपको पता है आइस का भी केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको याद होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो वो उस तरीके से होता है। तो सिंपल सा है यार, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, बहुत बार डिस्कस कर लिया है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी विद रेफरेंस टू द साइनाइड प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं, किसकी? ऑब्वियसली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जहां पे हमारे पास जो है वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट या एज अ मीडियम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। साइनाइड प्रोसेस से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो गोल्ड और सिल्वर की जब हम मेटलर्जी कर रहे होते हैं तब हम साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं, तब हम साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं। हमारे पास जो है वो सिल्वर की सल्फाइड हो सकती है, गोल्ड की सल्फाइड हो सकती है, जनरली या तो वो इनर्ट फॉर्म में रहते हैं या फिर बेसिकली वो, सॉरी इनर्ट कह रहा हूँ मैं, मतलब हाँ इनर्ट मतलब इन द सेंस कि जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एयू की फॉर्म में, एजी की फॉर्म में, बट समटाइम्स ये इनकी सल्फाइड ओर्स मिलती है। तो इनकी जो सल्फाइड ओर्स है, इनमें से अगर हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम जनरली ये यूज करते हैं। तो क्या होता है, लिया हमने मेटल सल्फाइड ली, उसको हम NaCN या किसी भी साइनाइड आयन के साथ करा देंगे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अलोंग विद द ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? रिएक्शन होगी, हमारे पास क्या बन जाएगा? साइनाइड बन जाएगा। नाउ इससे क्या होगा? अब इसकी रिएक्शन हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट या रिएक्टिव मेटल के साथ कराएंगे, जो उसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको? कॉम्प्लेक्स में से AU या AG को डिस्प्लेस कर देगा, और हमारे पास जो है वो सॉलिड मेटल हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम करा देंगे सिंपल सा क्या, अपना प्रोसेस। मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस इस वाले का नाम है। तो रिएक्शन लिख दीजिएगा, आराम से आप बता देंगे, कोई इसमें हम बता बहुत ज्यादा और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हमें डिसिमिलैरिटीज बतानी है, किसमें? कार्बन की ग्रेफाइट और डायमंड में। बता सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहले तो बता दीजिएगा, कार्बन sp3 होता है एक में sp2 होता है, ये किस में होता है ये आप बताइए। फिर आप बताएंगे डायमंड में हर कार्बन चार, बेसिकली पहले ये बता दिए कि एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर लार्ज नेटवर्क होता है। वेयर एज ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, कि यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनरी, या फिर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बेसिकली बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और आप बता सकते हैं कि ये लार्ज नेटवर्क नहीं होता, यहाँ पर आपकी लेयर या शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक शीट और दूसरी शीट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। फिर आप बताएंगे कि ग्रेफाइट जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली। आप बताएंगे ग्रेफ डायमंड में कोई भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। फिर आप बताएंगे कि डायमंड जो है वो हार्ड है, बिकॉज क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, और उसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस है, तो ग्रेफाइट जो है वो इजी टू कट होता है, हम उसको आराम से काट देते हैं। उसकी जो शीट्स है उनके बीच में वंडरवाल फोर्सेस है, दैट्स व्हाई दे कैन बी कट इजीली।
और बता दीजिएगा, मतलब और भी चीजें आपको तो पता ही होंगी। एज एन एब्रेसिव यूज होता है, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज होता है। फिर यहाँ पे आप इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहें तो बना भी सकते हैं इस तरीके से कि यार एक वो बना दिएगा कि यहाँ पे कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम चारों कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली चार्ज है। ग्रेफाइट के केस में आप दिखा दिएगा कि ये कुछ इस तरीके से अटैच होता है। यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ ही अटैच होता है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं ये ग्रेफाइट का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है। फिर आप चाहें तो ये वंडरवॉल फोर्सेस भी दिखा सकते हैं, इससे भी यार बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। यहाँ पे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो डीलोकलाइज होता है, घूमता रहता है। और क्या बताना चाहिए, बता देंगे मतलब हाइब्रिडाइजेशन बता दी, ये सब बता दी तो बस बहुत है। मतलब काफी सारी चीजें आप बता देंगे, स्ट्रक्चर वगैरह आप बना देंगे ना तो आपका पेज बड़ा हो जाएगा, मतलब पेज में जगह भर जाएगी। तो एग्जामिनर को साइकोलॉजिकली लगेगा कि हाँ यार आंसर तो उस बंदे ने बड़ा लिखा है। तो इसी वजह से आप ये काम कर सकते हैं। नाउ डाइबोरेन की बात कर लेते हैं, कर भी रखी है दोबारा कर लेते हैं। बॉन्डिंग बतानी है, क्या होगा यार, सिंपल आप स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। क्या बताएंगे आप, सबसे पहले तो यार बोरॉन को बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। बताएंगे कि यार जो BH3 है उसमें जो बोरॉन है, अगर हमें सिंगल डाइबोरेन नहीं सिंपल बोरेन बना रहे होते जैसे बोरॉन हाइड्राइड, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि यार एक जो है हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल था, तो अब इसको कहीं ना कहीं यूज भी कराना है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होती है डाइबोरेन, बट यहाँ पर इसका ऑर्बिटल भी यूज नहीं हो रहा होता। तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो ये अपने भाई एक और BH3 को कहता है कि यार तुम अपना एम्प्टी ऑर्बिटल जरा जरा सी देर के लिए मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो आइए एक नया काम, न्यू इन्वेंशन करते हैं। तो BH3 एक और BH3 के साथ मिलता है और एक न्यू इन्वेंशन कर देता है जिसका नाम है बनाना बॉन्ड, जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिलती है। क्या चीज आप सभी को पता है, डिटेल में डिस्कस कर रखी है, स्ट्रक्चर बना लेंगे। हाँ सर, फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, टर्मिनल के साथ क्या होते हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड भी होते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख ही रहे होंगे। एक चीज आप बताएंगे अब यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एविडेंस, स्ट्रक्चर आप तो ये सब तो आप बना लेंगे, ठीक है, ये सब तो कर लिया। अब बॉन्डिंग भी हमने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, किस तरीके से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है वो 3 ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक बोरॉन का पार्शियली फिल्ड, एक हाइड्रोजन का पार्शियली फिल्ड लग रहा है, और एक बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल। ये क्या है, तो 3 जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, बोरॉन का ये एम्प्टी ऑर्बिटल लग रहा है। बता देंगे ये सब आप लोग, हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। तो बोरॉन का पार्शियली फिल्ड, हाइड्रोजन का पार्शियली फिल्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला, पार्शियली फिल्ड का मतलब आधा फिल्ड, ऑर्बिटल उसकी बात हो रही है ऑर्बिटल की, और एक बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल लग रहा है। तो ये तीनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो एक नया टाइप का बॉन्ड बनता है बनाना बॉन्ड, और इसको ब्रिजिंग बॉन्ड भी हम यहाँ पर बोलते हैं। तो आप उसका फिर पहले ये ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, फिर ये सिंपल बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, और आप ये दिखा सकते हैं कि टर्मिनल वाले जो हाइड्रोजन है वो 4 हैं और 2 आपके ब्रिजिंग हाइड्रोजन। सबसे पहले चीज आप जो इनके स्ट्रक्चर में बताना चाहेंगे और जो मैं आपसे बोलूंगा वो आप लिखिएगा इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, कि जो टर्मिनल वाले हैं उसकी जो BH बॉन्ड लेंथ है वो आपकी होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, और जो ब्रिजिंग है उसकी होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है सर। तो टर्मिनल वाले की 1.19 और ब्रिजिंग वाले की 1.33 हमारे पास। नाउ क्या बोल सकते हैं, हाँ 1.33 1.9 है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ सर, टर्मिनल वाला स्ट्रॉन्ग हुआ। तो आप सबसे पहले ये चीज ये बता सकते हैं कि ये वाले जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो आप ये बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास जो है कौन से वाले होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर आप बताएंगे कि जो डायबोरेन है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो। ऑब्वियसली ये वाले अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो ये लेस रिएक्टिव होंगे, और ये वाला मोर रिएक्टिव होगा, तो ये वाले बॉन्ड आपके रिएक्टिव होते हैं। फिर आप इसी तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करिएगा कि जो हमारे पास ब्रिजिंग बॉन्ड है, अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था कि किस तरीके से आंसर को फ्रेम किया जाए। पहला तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो एविडेंस है वो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अगर सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनर है, उन्होंने इसी वजह से मांगा, तब तो बढ़िया बात है। बट अगर कुछ और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कुछ और केमिकली बताओ, तो आप एक आध रिएक्शन कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि जो आपका B2H6 है वो वॉयलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो वॉयलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और BOH होल थ्राइस बना लेता है, साथ में 6H2। तो आप बता सकते हैं जो BHB बॉन्ड है दैट इज बेसिकली टर्मिनल वाला नहीं, क्या होता है बीच वाले को क्या बोलते हैं यार, ब्रिजिंग वाला। जो ब्रिजिंग वाला बॉन्ड है ये वॉयलेंटली रैपिड, या इसका आप बोल सकते हैं रैपिड ब्रेकेज होता है, ये रैपिडली ब्रेक हो जाता है। ये एक चीज आप यहाँ पे सबसे पहले बता सकते हैं, ये क्या होता है, रैपिडली ब्रेक होता है। इससे आपको पता लगता है कि जो
अनस्टेबिलिटी है किसकी, 3 सेंटर बॉन्ड। ये आप एक चीज बता सकते हैं। फिर आप चाहें तो और किसकी रिएक्शन बताया जाए तो आप और चाहें तो ये बता सकते हैं कि B2H6 अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में B2H6 इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो ऑब्वियसली बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं पर एम्प्टी तो है। तो आप उसकी रिएक्शन ये भी बता सकते हैं कि जो B2H6 है वो अमोनिया के साथ स्टिल रिएक्ट कर जाती है टू फॉर्म एन अडक्ट। और आप ये वाला बना सकते हैं, सिंपल वाला। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ हाफ लगाता हूँ, बेसिकली ये बेटर है, वरना फिर आप B2H6.2NH3 लगा सकते हैं, वो भी बात ठीक है। तो ये आप 2-3 रिएक्शन लिखिए, बट अब आई एम स्टिल कंफ्यूज कि यहाँ पर जो इसका मतलब है ये क्या एक्सप्लेन क्या चाहते हैं, कि ये खाली बॉन्ड लेंथ वाला डेटा मांग रहे थे या केमिकल रिएक्टिविटी बता रहे थे। तो अगर वो बता रहे तो आप कुछ कुछ इस तरीके से लिखिएगा कि रैपिडली ब्रेक वाला बॉन्ड, तो ऑब्वियसली मैम आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो टर्मिनल वाला है वो भी ब्रेक हो रहा है, सिर्फ ब्रिजिंग वाला नहीं। बट आप बता दीजिएगा कि यार ये वाला जो रैपिडली ब्रेक हो रहा है क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये बता रहे हैं कि यार यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो अलग है। इस तरीके से आप थोड़ा सा आंसर को घुमा फिरा के लिख सकते हैं। बाकी एक बार अपने टीचर्स से जरूर मालूम करके मुझे भी एक बार बता दीजिएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस रही हैं इस क्वेश्चन से, जो भी एग्जामिनर थे उनकी। नेक्स्ट बात करनी है यार प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की, प्रिंसिपल बताना है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का। सबसे पहले आप एक चीज बता दीजिएगा, सबसे पहले एक चीज बताइए कि प्योरिफिकेशन होती क्या है। आप बोलेंगे कि यार कोई भी मेटल इम्प्योर मेटल है उसको अगर हम प्योर कर रहे हैं, आप बताएंगे मेटल इम्प्योर मेटल का क्या मतलब है, इसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं काफी ज्यादा, इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज। तो इसमें हमारे पास जो मेटल है वो हमेशा बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा, तो हमें उस मेटल में से जो उसकी भी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो इम्प्योर फॉर्म है उससे हमें निकालना है। तो इससे पहले हमने क्या करा था, हमने मेटल ऑक्साइड से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कराई और हमने इम्प्योर मेटल तक पहुंच गए। सबसे पहले हमने ये करा। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज है उसको हमें निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। नाउ वी हैव टू टेल इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है हमारे पास, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है, और समझ भी रखा है वैसे, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं करी, हाँ 1-2 बार पर इसकी बात कर रखी है, मतलब बाकियों की तो 10-12 बार कर रखी होगी, ये तो फिर भी हमने थोड़ी कम कर रखी है, ठीक है। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है, इम्प्योर मेटल को जो है, एक इम्प्योर मेटल लेते हैं, एक प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, प्योर मेटल कम अमाउंट में लेते हैं। तो इम्प्योर मेटल को हम लगाते थे एनोड पर। एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन। तो अ स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल इन प्योर फॉर्म इज यूज्ड एज कैथोड। प्योर मेटल की सेम स्ट्रिप छोटे अमाउंट में हम यूज कर देते हैं एज अ कैथोड। क्या करते हैं, उनको एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ये आप समझ लीजिए आपकी इम्प्योर हो गई कैथोड, सॉरी एनोड, ये आ गई आपकी प्योर कैथोड, ये आपका सॉल्यूशन आ गया जैसे कि CuSO4 का, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, आप सभी को पता है प्रॉपर्ली क्या होगा। नाउ आपने क्या करा, जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, उसमें हो सकता है अलग अलग मेटल्स भी प्रेजेंट हो, कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अलग अलग इम्प्योरिटीज होंगी, जरूर नहीं है कॉपर कॉपर में कुछ हमारे पास जो है वो ऐसी लगभग छोटी मोटी इम्प्योरिटी हो, किसी की मिट्टी विट्टी पड़ी हो, नहीं, उसमें अलग अलग मेटल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और कैसे होते हैं उसका स्ट्रक्चर है मेरे पास, हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉपर, ऑब्वियसली ज्यादा कॉपर इसमें होगा। इस कॉपर में जो काला काला दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे बीच में जो है हमारे पास टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम नाम के जैसे एलिमेंट ये बीच बीच में होते हैं। अब ये जो कॉपर का पीस है ये इम्प्योर है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर ये कॉपर 2+ में हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी कह सकते हैं कि सर कॉपर अगर कॉपर 2+ में हो रहा है, अगर गोल्ड हुआ तो क्या गोल्ड नहीं हो सकता AG से AG+ में। बिल्कुल सही बेटा, आपने एकदम बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि अगर यहाँ पे AG भी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है AG की, अगर AG की इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो वो भी हो सकता है, AU भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। सर कॉपर को ही क्यों बोल रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ द E0 वैल्यूज, कि कॉपर हमारे पास पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसी वजह से यहाँ पर हम बोलते हैं जो मोर बेसिक मेटल है, बेसिसिटी यहाँ पर आई थिंक इन्होंने रिलेट वही कर रखा है कि कितनी जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन देगा, वो हमारे पास, या फिर हाँ वो जो है वो सोल्यूशन में चला जाता है। जैसे कि कॉपर जो है वो CuSO4 से पहले ही Cu जो है वो Cu2+ में पहले चला जाएगा एज कंपेयर टू AG या AG+ या AU+ में जाए। तो कौन पहले गया, ये पहले गया, तो ये अभी भी ऐसा ही प्रेजेंट है। तो कॉपर जो है वो इसमें कन्वर्ट होता गया, कन्वर्ट होता गया, कन्वर्ट होता गया, AG ऐसा ही है। तो क्या होगा, एक अगर मान लो 4 कॉपर है, 4 कॉपर के बीच में कोई एक आध इंप्योरिटी होगी, तो एक कॉपर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, अब ये सारे चलेगा, इंप्योरिटी क्या करेगी, हाँ इंप्योरिटी का क्या करेंगे, मतलब गायब हो जाएगी, नहीं, इंप्योरिटी नीचे आ जाएगी बस। और नीचे एज अ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिडिफाई फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है वो मड की फॉर्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हुई है। वो ऑक्सीडाइज नहीं हुई है का क्या मतलब है, ये मतलब है सर कि वो जो है वो प्योरली अपने मेटेलिक फॉर्म में ही है जैसा वो होती।
तो वो हमारी क्या कहलाती है कि हम जो लेस बेसिक इंप्योरिटी है वो आपको नीचे एनोड मड में देखने को मिलती है। ये चीज समझ में आई? इम्प्योर कॉपर, सॉरी इम्प्योर मेटल, प्योर मेटल का कंसेप्ट समझ आया। फिर जो इम्प्योर मेटल है उसमें अलग अलग मेटल भी हो सकते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहा? हमारा कॉपर ही क्यों हो रहा है या जिसको हमने करना? तो दैट इज बिकॉज हमारे पास जो वो है, हम इसी वजह से उन्हीं को करते हैं कि यार हमें पता है कॉपर में जो है ना इस एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिल सकती है। तो अगर इस एलिमेंट की हमें कॉपर में इम्प्योरिटी मिल सकती है तो हमें पता है कि इसकी जो ई नॉट वैल्यूज हैं वो कॉपर से अलग ही है। तो कॉपर बेसिकली जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर अगर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो अच्छी बात है यार, मतलब मजे की बात है। तो कॉपर इनसे पहले हो जाएगा, तो ये जो लोग ऑक्सीडाइज नहीं हुए ये नीचे पड़े हुए मिल जाएंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, सोल्यूशन में एंट्री नहीं करेंगे। सोल्यूशन में Ag2SO4 नाम की कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ CuSO4 Cu2 पॉजिटिव सोल्यूशन में मिलेगा, जो कि क्या करेगा फाइनली रिड्यूस हो जाएगा कहां पर? सर ऑब्वियसली अगर एनोड पर ऑक्सीडाइज हुआ है तो कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगा। और हम देखेंगे कि एनोड जो है वो घटता जा रहा है, एनोड का साइज कम होता जा रहा है इम्प्योर वाले का, और प्योर वाले का बढ़ता जा रहा है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? बोलिए ये सर आ गए। इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ पता लग गया, क्या कैसी इंप्योरिटीज होती है पता लग गया। और अब एनोड मट की खास बात है कि भाई साहब गोल्ड की है, गोल्ड भी मिल सकता है उसमें, सिल्वर भी मिल सकता है। तो भाई जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का जो प्रोसेस पूरा सेटअप करा है ना, इसकी कॉस्ट भी आपकी कहीं कहीं आपके जो मड है, जो आपकी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी तभी इस वर्ड में यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मड यूज कर रहे हैं, क्योंकि यार इम्प्योरिटी क्या है ना, गोल्ड को खराब बात है, आप कॉपर को बोल सकते हो उसके सामने इम्प्योरिटी, यार कॉपर इम्प्योरिटी होगा, चलो गोल्ड जो है हमारे पास जो एकदम प्योर चीज मिल गई। तो अब जो है वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है वो भी कहीं ना कहीं ओवरकम हो सकती है, वो भी रिकवर भी हो सकती है फ्रॉम द एनोड मट, अगर आपने वो बेची उसमें गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कुछ निकली। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की। लिथियम क्या बनाता है? बता रहे हैं ये लोग, पूछ रहे हैं ये लोग कि लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो आप सबसे पहले रिएक्शन लिख दीजिएगा कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O बना देता है। और कौन है? अगर यहाँ हाफ लगाओ नहीं, ठीक है। और आप बताएंगे जो सोडियम है वो परऑक्साइड बना देता है, परऑक्साइड Na2O2 हुई ना, यही हुई ना सर? यहाँ पे +1 -1, हाँ ठीक है। फिर पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? KO2 क्या बोला हूँ, +1, हाँ ठीक, ये बनाता है। रुबिडियम भी यही बनाता है, ऐसा क्यों है? सीजियम भी यही बनाता है। तो आप सबसे पहले रिएक्शन लिख दीजिएगा कि लिथियम जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है क्या? ऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये आपने रिएक्शन लिख दी। फिर आप बताएंगे कि जो ऑक्साइड आयन है दैट इज योर O2 नेगेटिव। परऑक्साइड आयन इज बेसिकली O2 नेगेटिव, यही हुआ ना। सुपर ऑक्साइड आयन का स्ट्रक्चर पता नहीं कैसा होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो बेसिकली O2 नेगेटिव हुआ ना, यहाँ O2 नेगेटिव ये हुआ और O2 नेगेटिव ये हुआ। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा यार? हाफ पता नहीं किस पर आएगा, शायद डबल बॉन्ड वगैरह होगा कुछ, तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाइए, स्ट्रक्चर पर ही जाता ही नहीं ना, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड क्या है ये। तो आप सिंपल बताइएगा कि जो इसका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमने एक और जगह पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि स्मॉल लिथियम है, स्मॉल ऑक्साइड है, तो स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेज स्मॉल एन आयन, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेज लार्ज आयन। तो इस तरीके से आप बस बता दीजिएगा कि जो ऑक्साइड आयन है उसका साइज जो है वो छोटा है, तो दैट्स वाई छोटा मेटल उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। पर ऑक्साइड का थोड़ा बड़ा है तो उससे थोड़ा बड़ा मेटल जो है वो करेगा। आप सुपर ऑक्साइड का ये बोलिएगा कि इससे भी ज्यादा बड़ा है, तो अगर इससे भी ज्यादा बड़ा है, किससे? सुपर ऑक्साइड से भी बड़ा है, तो और ज्यादा बड़ा मेटल चाहिए होंगे, तो दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं। तो आप ये बोल दीजिएगा कि पोटेशियम रुबिडियम ये सारे जो लोग जो है सुपर ऑक्साइड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी होती है लार्ज कैटायन की वजह से। दूसरी चीज आप ये बता सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जो लिथियम है वो लेस रिएक्टिव होता है, तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेवल तक ही बात रहती है। सोडियम थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड बढ़ जाता है। बाकी सारे और भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये सारी चीजें इनमें इनकी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। तो दो रीजन आ गए यहाँ पे, एक स्मॉल कैटायन स्टेबलाइज स्मॉल एन आयन, एंड दूसरा रिएक्टिविटी का कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन पहले ऑक्साइड बनेगी, फिर ऑक्साइड में फर्दर और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, बता देंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट उसमें भी था पिछले साल वाले पेपर में। क्या बताना है यार, ये भी देख लो ना। वेरिएशन बताना है कि इसका बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर। पूरी यार जब भी ऐसा है ना पूरी कहानी लिख देगा, मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर का सवाल है ना, पूरी कहानी लिख दीजिए कि क्या क्या हो रहा है। साइज सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ, या फिर आप फिर बता दीजिएगा कि साइज डिफरेंस भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज डिफरेंस भी बढ़ रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड दैट सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है तो आप सबसे पहले बता देंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्या बताना है आपको, नेम द हाइड्रेट, अच्छा आपको तो बताना है वेरिएशन क्या होगा, तो आप बता देंगे डाउन द ग्रुप आने में थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है तो NH3 इज गोइंग टू बी द मोस्ट थर्मली स्टेबल। ठीक है, पहली चीज। फिर आप बताएंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं रिलेशन आ जाएगा आपका H+ देने का। अगर H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा हुई तो एसिडिक ज्यादा, और आपका यही डिनोट करता है रिड्यूसिंग पावर भी, कि यहाँ पर जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो जल्दी H+ दे देगा कहीं ना कहीं। जो जल्दी H+ दे देगा तो आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे वो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि H+ गया तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा आ जाएंगे तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। दूसरी चीज, तीसरी क्या बतानी है आपको, बेसिक कैरेक्टर बताना है तो आप बता देंगे कि बॉन्ड एंगल का जो डायरेक्शनल नेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसी वजह से लुइस बेसिक नेचर भी डिक्रीज होगा। आप एक ये बता सकते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि जो लोन पेयर है वो बड़े एटम पर है एज कम्पेयर टू, अगर नाइट इसकी बात करें तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग, तो जो लोन पेयर है दैट इज ऑन लार्जर एटम। तो अगर लार्जर एटम में तो लोन पेयर के पास ज्यादा स्पेस होगा रहने के लिए। अमोनिया में क्या है, NH3 में नाइट्रोजन छोटा है, जगह कम है, लड़ाई का मसला है। फॉस्फोरस में जगह बड़ी है, लोन पेयर आराम से रहेगा। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप वर्ड यूज कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन द ग्रुप आने में डिक्रीज हो रही है बिकॉज साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग, ये बता देंगे। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो दैट्स वाई अमोनिया पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, तो ये इजीली दे देता है लोन पेयर, एंड लोन पेयर देना इज ऑल अबाउट द लुइस बेसिक नेचर। सो दैट इज योर बेसिक कैरेक्टर का आंसर। क्या ये बात सब बता सकते हैं? ये लिख रहा हूँ डाउन द ग्रुप जाने में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, ये सही बताया ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ठीक है, बहुत आसान। चलते हैं आगे। क्या बताना है, बनाना है, ड्रॉ कर रहा है कॉम्प्लेक्सेस को। डायगोनल रिलेशनशिप देखिए सबकी बात कर रखी है, मैग्नीशियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स को बहुत नजाकत के साथ बनाया है, बहुत आसान होता है। सिर्फ ईडीटीए का स्ट्रक्चर आना चाहिए, बट थोड़ा सा उसको 3D व्यू में आप लोग देखिएगा किस तरीके से आप बेटर फॉर्म में बना सकते हैं। बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट की प्रॉपर बॉन्डिंग, यार पिछले वाले में एसिडेट करा था, नाइट्रेट मतलब थ्योरी वाले में हमने एसिडेट नाइट्रेट सब कर रखा है, डिटेल में बात कर रखी है, कहाँ कोवलेंट कहाँ कोऑर्डिनेट, क्यों कोवलेंट क्यों कोऑर्डिनेट, कितने कोवलेंट कितने कोऑर्डिनेट, सब बात कर रखी है यार। उसको प्रॉपर एस ब्लॉक वाली एक बार आप वीडियो देख लेंगे ना, इनके स्ट्रक्चर में मजा ना आया तो पैसे वापस, मतलब पैसे तो वैसे भी नहीं ले रहा हूँ बट बता रहा हूँ, एक वो होती है ना कहावत कि मजा नहीं आया तो पैसे वापस। तो वही आप एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वाला यूनिट था, सॉरी एस ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कह रहा हूँ, एस ब्लॉक ही यूनिट है, उसका जो पार्ट 1 वाली वीडियो है उसमें कॉम्प्लेक्स वाली बात कर रखी है भाई, मजा आ जाएगा आपको, जाके स्ट्रक्चर बनाइए। शायद आई थिंक एसिडेट का एक्सप्लेन करा होगा, नाइट्रेट का आप लोग खुद ही बना लेंगे, वैसे नाइट्रेट का भी समझाया है बट ऐसा नहीं समझाया कि हवा हवा में सिर्फ ऐसे बॉन्ड वाला बना दी कि बस यहाँ पे एक सिंगल सिंगल लाइन दिखा दो, NO3 लिख दो, एक 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 लाइन बना दो बस हो गया। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं बना है, प्रॉपर डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कितने कोऑर्डिनेट कितने कोवलेंट, कौन कोऑर्डिनेट, सब बात कर रखी है, देख सकते हैं आप। इसका फॉर्मूला होता है Be4, एक ऑक्सीजन NO3। ये जो एक ऑक्सीजन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चा कहेगा यार 4 बॉन्ड ऑक्सीजन कैसे बना रहा है, हमने तो पढ़ा है कि यार ऑक्सीजन जो है वो 3 ही बॉन्ड बना पाता है, कैसे बना रहा है ये 4 बॉन्ड, चार इसके पास क्या चारों के चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, हुआ कैसे, ये सब जानना होता है। हाँ सर, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, यस सर पता है। तो ऑक्सीजन ये जो 4 बॉन्ड बना रहा होता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 से वो सिंगल कोवलेंट बनाएगा, और 2 लोन पेयर बचे उनसे कोवलेंट आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। फिर ये जो बेरिलियम है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और 2 ऑर्बिटल खाली पड़े तो इसको 2 लोन पेयर डोनेट होंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट वाले हैं वो कहां से मिलेंगे, आप देख सकते हैं ओ नेगेटिव से ही कोवेलेंट वाले मिल रहे हैं, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली और तो करेगा नहीं, तो ये एक के साथ पेयरिंग करके 8 कर लेगा खुश, ये पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन में खुश था तो उसने कहा यार ले लो तुम, यार क्या बात करो, मेरे पास 8 के 8 है, तुम्हें मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूंगा, तो इस तरीके से हुआ था। डिटेल में बात करी थी यार, डिटेल में, मतलब मजा नहीं आया होगा तो पैसे वापस, आप देखिएगा जाके फिर बताइएगा कि ये कैसा लगा। यहाँ पे कैल्शियम का करा था तो कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम लगा दीजिएगा, बस यहाँ पर सिंपल से आपका बन जाएगा। बट ये वाला थोड़ा सा जो 3D व्यू है ये थोड़ा सा इसका अच्छा रहता है, किस तरीके से आपको ये बनाना है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा एक बार, कि आपको जो है ऑक्सीजन यहाँ पे ये CH2, यहाँ NH, और इस वाले को आप ऊपर ले जाइए CH2, C डबल बॉन्ड O, ये आ गया ऑक्सीजन नीचे, फिर यहाँ पे आप CH2 इधर नाइट्रोजन, इधर CH2, फिर उससे जो C डबल बॉन्ड O अटैच है, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या CH2, फिर यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O,
फिर ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीजन। तो आप किस तरीके से लाएंगे, थोड़ा सा वो आपको देखना होगा कि इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेटो का स्ट्रक्चर मैग्नीशियम 2+ है। अब हर तरफ से इसको क्या मिलेगा, लोन पेयर ही लोन पेयर, एक इधर से, 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 एक इधर से। कितना प्यारा स्ट्रक्चर बनेगा अगर आप प्रॉपरली इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा बनेगा। ये वाला फिर भी थोड़ा हौश पौश वाला लग रहा है कि क्या बना दिया, मतलब थोड़ा सा अच्छा है, बट ये वाला फिर भी बेटर रहेगा। इस तरीके से आप बना दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। डायगनल रिलेशनशिप, इधर वालों की आपस में क्या मुलाकात, नहीं मुलाकात है नहीं, बातचीत क्या है, क्या उनका रिश्ता है आपस में, उसकी बात करनी है। तीन बताने हैं कि बोरॉन कैसे रिजेंबल कर रहा है सिलिकॉन के। डायगनल रिलेशनशिप क्या होता है कि आप बता सकते हैं जो भी हमारे पास मेटल है, जो भी मेटल नहीं, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जो डायगनली, उनके जो डायगनली प्रेजेंट होता है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप पीरियोडिक टेबल का आप छोटा सा हिस्सा बना दीजिएगा, लिथियम बेरिलियम, ये होता है ना, सोडियम मैग्नीशियम। आप बना दीजिएगा कि ये दोनों लोग एक दूसरे के डायगनल है, और डायगनल रिलेशनशिप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है। कोई ऐसा नहीं कि ये भी तो डायगनल है, नहीं, हमें लेफ्ट टू राइट वाला डायगनल देखना है, सिर्फ लेफ्ट टू राइट। तो इसके कोई हमारे पास राइट साइड जो होगा उसका डायगनली, उससे इसका डायगनल रिलेशन होगा, दैट इज एल्यूमिनियम का। तो अब ये हल्का सा बॉक्स बना के बता दीजिएगा कि डायगनल रिलेशनशिप में क्या होता है, डायगनली जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से उनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो करते हैं। और लेफ्ट टू राइट ही हमें डायगनली मूव करना है, राइट टू लेफ्ट नहीं करना, कभी आप लोग रिवर्स में आ जाए। पहली बात क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि लगभग जो साइज है वो सिमिलर होता है डायगनली। डायगनली जो प्लेस्ड मेटल्स या एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज लगभग सिमिलर होता है। समझाना चाहें आप समझा सकते हैं कि लिथियम जो है वो, सोडियम जो है, आप सोडियम को रेफरेंस लीजिए, आप बोलिए सोडियम का साइज बड़ा है लिथियम का, सर सोडियम का साइज बना। सिमिलरली सोडियम का साइज बड़ा है मैग्नीशियम का, सर मैग्नीशियम का। आप ये बोल सकते हैं कि ऊपर जैसे ही गए तो साइज डिक्रीज हुआ, और लेफ्ट टू राइट जैसे गए साइज डिक्रीज हुआ, तो लगभग लगभग लिथियम और मैग्नीशियम का साइज सेम हो जाता है। तो ये पहला रीजन आता है। दूसरा जो आता है वो आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं उनकी सेम हो जाती है, उन मेटल्स या उन एलिमेंट्स की। फिर आता है कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया है, जितना चार्ज उस पर होगा उसका डिवाइड कर दीजिए एरिया, वो सिमिलर आता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हमने एस ब्लॉक में बात करी थी, क्या क्या होती है। अब हमें जो बताना है वो बोरॉन की रिजेम्बलेंस बतानी है विद सिलिकॉन। तो बोरॉन की ऑक्साइड एसिडिक होती है और सिलिकॉन की भी होती है, बट जो एल्युमिनियम है उसकी जो ऑक्साइड है वो होती है एम्फोटेरिक। तो ये बात गलत हो गई कि यार अपने जो तुम्हारा बंदा है, दैट इज तुम्हारे ग्रुप का आदमी एल्युमिनियम, तुम उससे सिमिलरिटी नहीं शो कर रहा है बल्कि डायगनली वाले से ज्यादा कर रहे हो। तो मतलब क्या है, हाँ चलो डायगनल रिलेशनशिप है, गलत बात तो क्या ही बोलूंगा इसमें। ठीक है, तो ये आपने बता दिया सिलिकॉन का पहला रिलेशन। दूसरा आप बता देंगे कि ये आप जो है वो एसिडिक होती है, दैट इज BOH3 या H3BO4। और आपका सिलिसिलिक एसिड भी होता है, सिलिसिक एसिड बोलते हैं शायद, SiOH4, वो भी आपका जो है वो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का होता है। और AlOH होल थ्राइस वो क्या होती है, ये आपकी होती है एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है बोरेट्स एंड सिलिकेट्स जो है वो पॉलीमराइज हो जा सकते हैं। ये वैसे थोड़ा ऑड सा लग रहा है, मतलब बड़ा सा लगेगा, तो इसको अवॉइड करिएगा। इससे बड़े ये लिख दिएगा कि हाइड्राइड जो होते हैं बोरॉन की, गैसियस होती हैं, रेडिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाती हैं, सेम एज जैसे कि सिलिकॉन की हाइड्राइड हो जाती हैं। सेम आप चीज बता देंगे। वेराज एल्युमिनियम वाली ऐसा नहीं शो करती कि एल्युमिनियम की जो है वो पॉलीमेरिक होती है, ये आप बता दीजिएगा कि एल्युमिनियम हाइड्राइड इज पॉलीमेरिक। और सॉलिड है। और गैसियस कौन सी है, बोरॉन की हाइड्राइड, दैट इज आप जानते हैं Bu2H6 के बारे में। और SiO6 भी हमारे पास क्या होती है, सिंपल सा गैसियस फॉर्म में होती है और रेडिली हाइड्रोलाइज। फिर आप हाइड उसका बता सकते हैं, दैट इज बोरॉन हाइड्राइड्स के बारे में, सॉरी बोरॉन हैलाइड्स के बारे में, हैलाइड्स के बारे में, कि वो जो है वो रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, एल्युमिनियम वाले नहीं होते, सिलिकॉन वाले हो जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है बोरॉन का सिलिकॉन के प्रति प्रेम कितना ज्यादा वो है, उसके जैसा वो रिजेम्बलेंस शो करता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर होगा। देन बात करनी है यार कार्बन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की, बहुत बार बात करी है, कब से कर रहे हैं, अब भी करते जाएंगे, तो करते ही रहते हैं बात इसी बारे में कि कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों होती है, एक्सप्लेन करना है यूजिंग एलिंगम डायग्राम। तो यहाँ पर दो तीन बातें करी थी हमने। एक तो टेम्परेचर, ये आपको 710 डिग्री, हाँ 983 केल्विन, ये आपको याद रखना है क्या होता है। दो चीज आप बता सकते हैं कि कार्बन की जो लाइन है, कार्बन जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट लगभग सेम है। दिखा दीजिएगा आप डायग्राम बना के कि इनिशियली क्या होता है, जैसे आप इंडिविजुअल जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो आप ये बना दीजिएगा कि लाइन नीचे से किसकी शुरू हो रही है, एक लाइन ऊपर से शुरू हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा बना दो, एक लाइन ऊपर से शुरू हुई है। वी ऑल नो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को क्या कर देगा, जो नीचे की लाइन है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये नीचे वाली लाइन है, और ऊपर वाली लाइन ये है। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है।
अब इनिशियली क्या होता है, एट लो टेम्परेचर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शन है आपको मैं डेप्थ में अगर बताऊं तो आप लिखिएगा, ये एक रिएक्शन है और एक रिएक्शन ये है। आप लिखिएगा एट लोअर टेम्परेचर इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है दैट इज मोर नेगेटिव। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस वाली, इसका रिएक्शन मोर नेगेटिव है, तो क्या ये मोर स्पॉन्टेनियस, खत्म। अगर ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, अगर ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा सर, अगर ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ज्यादा बनना चाहेगा, ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिविटी शो करेगा, ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, दैट इज, आप इसको मार्क कर दिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा कि ये टेम्परेचर है आपका 983 या 710 डिग्री सेल्सियस ही। आफ्टर दिस टेम्परेचर, ये एट दिस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम लाई होगा। आफ्टर दिस टेम्परेचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट की कार्बन वाली रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, उसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली मतलब बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जो है वो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिड्यूस करता है या नहीं करता, क्या होता है इसमें बताना यार जरा, मैं भूल गया शायद। जो नीचे है देखो जरा कौन नीचे था, ये आता है, ये है, ये, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इनिशियली नीचे है, नीचे ही है ना, हाँ। और ये कार्बन वाली ये हो गई, ये हो गया, हाँ। तो जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर वाली को रिड्यूस कर देती है, तो नीचे वाली लाइन हमारे पास जो है वो इनिशियली कार्बन मोनोऑक्साइड की थी, तो इसका डेल्टा जी इनिशियली मोर नेगेटिव, हाँ ये पता है ना आपको, और ये जीरो से शुरू नहीं होता। अगर आप कभी कोई बोले यहाँ जीरो आता है नीचे आता है तो इनिशियली किसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है सर, ऑब्वियसली इस वाले का ज्यादा नेगेटिव है। देखना है आप, ये -500 कुछ होगी वैल्यू, तो ये वैल्यू कुछ -400 होगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो मोर नेगेटिव इनिशियली इसका डेल्टा जी होता है, बाद में जाके आफ्टर 710 डिग्री सेल्सियस डेल्टा जी का गेम पलट जाता है और कार्बन वाली रिएक्शन का दैट इज डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होता है, सो दैट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट अबव हाई टेम्परेचर। और आप इसके कुछ वो भी लिख सकते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, वही यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, ड्रॉबैक्स कि एट हाई टेम्परेचर भाई मेटल को जनरली हम मेटल ऑक्साइड वगैरह को रिड्यूस कर रहे थे, हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन से, हम कहेंगे यार कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, साथ में मेटल निकल जाएगा। समटाइम्स ऐसा होगा कि मेटल तो बनेगा, बट इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि यार मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बाइड बना लेता है। तो हमें तो चाहिए था बेचारा मेटल खाली, बट कार्बाइड बन रही है, तो अच्छी बात है, नहीं सर अच्छी बात तो नहीं है, बस एक चीज हो गई। दूसरा, हाई टेम्परेचर भाई कॉस्टली होता है, डिफिकल्ट होता है, मुश्किल है, कोई आसान बात नहीं है हाई टेम्परेचर इतना मेंटेन करना। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, वो तो वैसे दोनों में ही है, बट पॉल्यूशन तो क्रिएट हो गई। तो बट उसमें वो है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर रहे हैं तो पॉल्यूशन थोड़ा कम कर रहे हैं और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो बैलेंस है। बट यहाँ पे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो मसले की बात। तो क्या सारे मसले, सब कुछ एलिंगम डायग्राम के थ्रू आप लोग समझा देंगे। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा जो अब तक स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख के आया है मेटलर्जी की और ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत डिस्कस कर रखी है यार, मतलब ज्यादा ही डिस्कस कर लिया, इतना करना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा बोल। नेक्स्ट करना है सोल्यूबिलिटी के बाद थोड़ा सा अब करते हैं अपने उसको फास्ट। क्या हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी किसकी वाटर में होती है, ही नी जी। तो यहाँ पर बात करी थी हमने कि यार ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा अलग था, एग्जैक्ट ये था, हाँ अलग पेपर है। और ये बेटा 2000 पिछले साल वाला जो मैंने कौन सा दिया था 2024 में आया था ये सवाल, और ये कभी पहले का आया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है सर, सोल्यूबिलिटी जेनॉन की ज्यादा है। क्यों ज्यादा, क्योंकि हमने बात करी थी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल फोर्सेस, और जैसे ही वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ी वैसे ही हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं उनमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलती हैं। तो जहां पर ज्यादा डाइपोल की इंडक्शन हुई, जहां पर ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस हुए, वहां पर ज्यादा वाटर से इंटरेक्शन होगा। तो अगर H2O से थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा सोल्यूबल होगी इन वाटर में, किसी को भी कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए सर, है ही नहीं तो मतलब बढ़िया बात। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक, यार मतलब बहुत बात कर रखी है। O2 नेगेटिव क्या है, नहीं है, क्यों, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही होना, नहीं नहीं, O2 नेगेटिव बताना भाई कितने इलेक्ट्रॉन थे, हाँ सर 8 ही होते हैं, 2,8 नहीं 10 होते हैं यार, क्या बात करो, वैलेंस शेल में 8 होते हैं। तो 2,8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा 1s2 2s2 करके भी, वो भी सही रहेगी। फिर O2 2 नेगेटिव में आप बताएंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे तो आप MOT से इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं प्रॉपर 18 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। फिर आते आते आप पाई 2p 2x पाई 2 पाई स्टार 2p 2x पाई स्टार 2p 2y पर रुक जाएंगे। वेराज इसमें आपको एक ऑड इलेक्ट्रॉन वैसे ही है, तो ये वैसे ही आपकी पैरामैग्नेटिक स्पीशी होगी, बता देंगे, हाँ सर बता ही देंगे। आगे बढ़े, हम बढ़ लेते हैं, आप बोल रहे थे क्या बताना है अब, कॉमेंट की क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है किससे, क्लोरीन से, हाँ सही बात है।
येट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे? दो तीन रीजन है। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हो सकता है, क्या मतलब होगा, कुछ कर रखा है क्या ऐसे नहीं। Cl2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, Cl नेगेटिव बना दिया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने इसमें हम बेसिकली जो रिलीज हुई जब Cl2 ने एक्सेप्ट करा होगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। अगर वो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो तो हम बोलेंगे एनर्जी रिलीज इज मोर, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। एक चीज हमें ऐसा लगता है और ऐसा ही होता है बेसिकली। फ्लोरीन के केस में हमने कहा ठीक है इलेक्ट्रॉन लिया, एफ नेगेटिव बना, बट फ्लोरीन का साइज क्योंकि छोटा होता है, उसके वैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में वो परेशान कर रहे हैं, लोन पेयर्स हैं भर भर के परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो छोटी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन और बड़ी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली बड़ी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन सुकून से रह पाएंगे, छोटी जगह में पहले ही परेशानी है, आप 8वां और डाल के और परेशानी क्रिएट कर दो। ये अभी तक कंसेप्ट है जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि एफ नेगेटिव जो बना है और Cl नेगेटिव जो बना है उसमें क्या डिफरेंस आया वो ये आया। ठीक है, नाउ अब हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, बट देर आर दो तीन बातें। सबसे पहले जो एफ एफ बॉन्ड है, जो एफ एफ बॉन्ड है यहाँ पर हम समझते हैं कि यार साइज छोटा, क्या यहाँ पे एफ एफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तभी एफ नेगेटिव बनेगा? हाँ सर ये तो ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तब जाके एफ नेगेटिव बनेगा। क्योंकि मैंने हाफ लगाया, मैं चाहूँ तो यहाँ 2 लगा सकता हूँ, दैट इज यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ, इधर से हाफ हटा के, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही चलता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे, इतने तो समझदार हैं यार, इतनी पहले से वीडियो देख रहे हैं, अब समझदार नहीं होंगे तो कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एफ जो बॉन्ड है, सबसे पहले इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि एफ एफ बॉन्ड जो है, आप कहेंगे यार एफ एफ बॉन्ड सर स्मॉल है, स्मॉल साइज के बीच में बना है, आप क्यों नहीं समझ रहे बात कि एफ फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, तो एफ एफ बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी। बट मैं बोलूंगा यार वो बात तो ठीक है, पर ये भी तो देखो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है आपको, कहेंगे हाँ यार ये बात तो सही है, क्या ये रिपेल नहीं करेंगे जितने क्लोज होंगे? हाँ सर बात तो सही है। तो यहाँ पर जो है लोन पेयर रिपल्जन भयंकर होती है, दैट्स वाई इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है, इस वाले की हाई होती है। एक चीज समझ में, अगर बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी कम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन हमारे पास न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो Cl2 से हमें पहले Cl गैसियस बनाना होता है। पहला स्टेप ये है, क्या है ये, इसमें हमें बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां लगी पहली चीज। तो अगर Cl2 से हम Cl नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया और काम हो गया, नहीं, उससे पहले एक काम करना है, क्या, इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उस बॉन्ड को पहले तोड़ना है, तब इलेक्ट्रॉन देंगे हमें, तब जाके ये मिलेगा। डेप्थ में चीज समझ में आ रही है? स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं चीजों को, कि Cl2 से पहले Cl बनेगा यार। तो अगर यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी तो यहीं पर जो है मसला आ गया, पहले ही एनर्जी आपने ज्यादा दे दी, फिर यहाँ पर भले ही इलेक्ट्रॉन कम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है ठीक है वो ज्यादा है, बट यहाँ पर भी तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इस केस में भी ऐसा है। तो एक चीज समझ में कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, ठीक है, एनर्जी रिलीज जो है वो कम हो रही है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, जनरली वी डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग नेचर वगैरह एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या होगा जब एक्वस सॉल्यूशन की बात होगी, तो आप ये लिख दीजिएगा इन, बट इन सबसे पहले आपने ये बता दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, तो आप यहाँ पर काफी हद तक आप चीजों को समझा पाए। फिर आप बताएंगे कि जो एफ नेगेटिव आयन है, एफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर स्टेबल रहेगा। एक चीज आप ये बता दीजिएगा, उल्टा इसका लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की कम, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको बहुत अच्छे से नहीं स्टेबल कर पाएगा। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, बिल्कुल होगी। एक चीज ये हुई, तो यहाँ तक आई थिंक आप लिख देंगे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन विल रेडिली कन्वर्ट इनटू एफ नेगेटिव बिकॉज ऑफ इट्स लो डिसोसिएशन एनर्जी एज वेल एज इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इज स्टेबलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, आप एक्वस सॉल्यूशन में और ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर हाइड्रेशन का कंसेप्ट ले आइएगा, कि यहाँ पर आपकी जो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से हैवी हाइड्रेशन हो जाती है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है, इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा, तो बहुत ज्यादा फायदे की ही बात है आपके लिए, मेरे लिए। एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई, ज्यादा स्टेबिलिटी हुई, क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये थैलियम एग्जिस्ट नहीं करता +3 में, येट Tli3 होता है, बहुत बार डिस्कस कर रखी है, पॉलीहेलाइड वाला कंसेप्ट है ये, कि पॉलीहेलाइड हमारे पास आयन है, Tli3 का मतलब ये नहीं कि Tl3 पॉजिटिव I नेगेटिव है, इसका मतलब है Tl1 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव। तो आप यहाँ पर
पॉलीहैलाइड के बारे में बताएंगे कि आयोडाइड आयन नहीं है, दिस इज योर ट्राई आयोडाइड आयन। कैसे बनता है आप बता दीजिएगा। I2 + I- विल मेक यू I3 नेगेटिव। इससे बेसिकली सोल्यूबिलिटी वगैरह आयोडीन की बढ़ जाती है। और क्या बताएंगे कि जो Tl है हाँ वो +3 में नहीं है, तो Tl+1 में ही है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप ये बता दीजिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट पॉलीहैलाइड दोनों का कॉम्बिनेशन से इसको आंसर लिख दीजिएगा। आई डोंट थिंक मुझे इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। हम चलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की तरफ, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में रीजन बताना है। स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब दिख रहा है। दूसरी चीज एसिडिक स्ट्रेंथ कर देंगे सर, ये अगर आपको कैसे सर ऑक्सीडेशन कर देंगे सर, हो गया। और क्या बताना है, रीजन बताना है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दीजिएगा। स्ट्रक्चर का क्या ही रीजन होगा, मतलब स्ट्रक्चर का क्या ही कोई रीजन दे सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आप रीजन बता दीजिएगा, +7 में है और ये सब आप लोग आराम से बता सकते हैं। इनका नाम लिख दीजिएगा, क्लोरिक पर क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस, ये इसके नाम हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, फॉर्मूला हो गए, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, बस बहुत इतना। चाहे तो इनका कॉन्जुगेट बेस बना देगा एक H+ यूज करके, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे जैसे आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, जैसे आप HClO4 का बनाएंगे ना, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज ClO4 नेगेटिव। इसके ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक चीज ये ऐड ऑन आप कर सकते हैं यहाँ पर भी, और उस वाले में भी, सल्फ्यूरिक एसिड वाले में भी, कि H2SO3 से H2SO4 का एक तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बताएंगे, दूसरा ये बताएंगे कि इसमें 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक की भी मदद बिल्कुल ले सकते हैं इनऑर्गेनिक में, तो ये इससे आप और अच्छे से अपने आंसर तक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी हैव इज 2 3 4 चीजें सबसे आसान वाली जो लग रही हैं, नॉट सबसे आसान मतलब ठीक ठाक है। ग्रेटर बॉन्ड एंगल NH3 PH3 सर, यहाँ पर आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में ड्रैगोस रूल की थोड़ी सी बात कर दी। हाँ, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन था उसमें, दैट इज 2023 वाले पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन में 160 डिग्री सेल्सियस लिख रखा था उन्होंने, और 93 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हमने चेंज कर दिया, सेल्सियस हटाया था, खाली डिग्री करा था। तो NH3 और PH3 में से बॉन्ड एंगल किसका आता था। डाउन द ग्रुप आने में क्या हो रहा है सर, साइज ऑफ सेंट्रल एटम नहीं, साइज किसका, एटम का बढ़ रहा है। तो साइज एटम का आप बढ़ रहा है तो आप बोल देंगे जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कम होता है, एक रीजन ये होता है। दूसरा जो होता है वो दैट इज ड्रैगोज रूल। उसके लिए आप चाहें तो हमारे पास पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा बताया है, और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वो बताता है कि यार यहाँ पर जो है ड्रैगोज रूल में PH3 से नीचे वाले लोग, H2O से नहीं, H2S और उससे नीचे वाले लोग, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इन सभी में हमें लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बट वो नहीं होती। इसमें जो s ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। इनकी अगर हाइब्रिडाइजेशन बोलनी है तो आप बोलो या तो P3 या फिर नो हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में बात है, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। किसमें, इन सारी हाइड्राइड्स में। तो अगर हाइड्राइड्स में हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास इनमें जब हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली sp3 नाम की कोई चीज नहीं है। तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 160 डिग्री या टेट्राहेड्रल वाला नहीं होता। तो P3 मतलब 3p किस पर होते हैं, 90 डिग्री पर। सो लगभग बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिस केस आपको जो है वो 93 डिग्री मिल रहा है। ऐसे ही और नीचे जाएंगे तो 94, 95, 92 इस तक आपको बॉन्ड एंगल मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P4 मॉलिक्यूल स्टेबल है वाइल P2 नहीं है। बता दीजिएगा यार कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, खत्म यार, ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा मैं इस बारे में कि पाई बॉन्ड वीक बनेगा और इसमें जो है P4 जो वो सिग्मा बॉन्ड बना देता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट ग्रेफाइट की हमें बात करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का देख लिया। उसकी ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी आप कहीं ना कहीं बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वीक वंडरवॉल फोर्सेस। जो लेयर स्ट्रक्चर है उस लेयर्स की वजह से, जो लेयर्स हमारे पास बनती है स्ट्रक्चर में उसकी वजह से, फिर वंडरवॉल फोर्सेज जो है उनकी वजह से हमारे पास ये सारी उसकी ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज है वो देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेंगे। आप इस तरीके से आप बना दीजिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ये फिर यहाँ पर आप फर्दर आगे खींच देंगे। वाकई आपको जेडीली का कटआउट आपके सामने है ही, हर वीडियो में आपको जेडीली का कटआउट आपके सामने ही प्रेजेंट है रहेगा, उससे आप समझा सकते हैं। यहाँ पे आप 3 बॉन्ड बता दिए कि एक एक कार्बन जो है वो 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये इलेक्ट्रॉन से हमारे पास जो पूरे उसमें घूमते रहेंगे, पूरे स्ट्रक्चर में घूमते रहेंगे। नेक्स्ट आता है साइलेंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। तो साइलेंस क्या होते हैं, SiH4। एल्केन्स आपको पता है RH को बोलते हैं, ऐसे ही साइलेंस SiH उसको बोलते हैं, मतलब SiH बॉन्ड होती है उसमें। जैसे कि हमारे पास ये CH बॉन्ड हो गई, उसी के करस्पॉन्ड SiH बॉन्ड। ये रिएक्टिव क्यों है एल्केन्स, यहाँ पर आते हैं 2 3 4 रीजन। सबसे पहला रीजन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल।
जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिख रही है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, सिलिकॉन की 1.8। सो क्या होता है बॉन्डिंग में, क्या है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या है इक्वली शेयर्ड नहीं है दोनों में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन पर डेल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव, बट यहाँ उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पर इस पर आया डेल पॉजिटिव, इस पर आया डेल नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, क्या कार्बन पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, किसमें, एल्केन में? नो सर। हाइड्रोजन पर कर सकता है, एक टाइम के लिए सोचिए कर सकता है। अगर हाइड्रोजन पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके। सर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में जाते हैं, क्या हाइड्रोजन के पास कोई ऑर्बिटल है? तो सर ना हाइड्रोजन के पास एम्प्टी पड़ा है ना कार्बन के पास पड़ा है, बिल्कुल सही, क्योंकि 2D नाम की कोई चीज नहीं होती। बट यही काम अगर न्यूक्लियोफाइल आए और वो सिलिकॉन के साथ करे, क्योंकि सिलिकॉन पर डेल पॉजिटिव है इस बार, तो क्या ये काम हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। इसके दो तीन रीजन। सबसे पहला रीजन कि सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, पहला। तो डेल पॉजिटिव चार्ज आया सिलिकॉन पर। दूसरा, इसका साइज बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकते हैं। तीसरा, इसके पास डी ऑर्बिटल है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने में यूज हो सकता है, हेंस इट विल लोअर द एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर दे देगा, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, फिर बाद बाद में हम एच बॉन्ड को तोड़ देंगे फाइनली। क्या ये चीज आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई या नहीं, बोलिए यस। यस सर, ये चीज सभी को क्लियर हो गई और किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। रिएक्शंस वगैरह आप देखें तो ये वाली आप रिएक्शंस दे सकते हैं सही से। बाकी आपको आई थिंक और भी रिएक्शंस वगैरह की प्रेजेंट होगी तो वो आप देख सकते, दे दीजिएगा, जो भी रिएक्शन एक आध देख के कुछ दे दीजिएगा। ये एक रिएक्शन लिखो, ये साइलेन की वाटर से के साथ किस तरीके से हो रही है, ये भी आप लिख सकते हैं। एल्कीन्स पर एडिशन भी दे देते हैं, फिर यहाँ पे जो एल्कीन्स पर एसआई जो है क्या है, एसआई पर कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव, और HCl नेगेटिव हो जाएगा बेसिकली। तो आप उस तरीके से भी इसको सिंपल कर सकते हैं। तो एच नेगेटिव अलग और SiCl3 पॉजिटिव एक साइड, तो ये आपका एडिशन रिएक्शन भी दे देते हैं बिकॉज ऑफ SiH बॉन्ड जो अंडरगो कर सकता है हाइड्रोसिलेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं। ये एक आध रिएक्शन आप दे दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको बेसिकली ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दे रखा है, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, यहाँ पे लेयर्स वाइज होती हैं। ग्रेफाइट जो है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो इजीली क्लेव हो जाता है बिटवीन लेयर में। आप यहाँ पे कट कर सकते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे जो लेयर स्ट्रक्चर है डायमंड में ऐसा नहीं कर सकते। ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर हो गए, ए वाला बी वाला ग्रेफाइट शीट है, और ये आपका अल्फा ग्रेफाइट, ये आपका बिटवीन द लेयर्स आप दिखा सकते हैं। तो हर कुछ सभी कुछ चीज आपको पढ़ा दी गई है, सभी कुछ आप चीज कर सकते हैं। बाकी 8 सवाल में से वैसे ही 6 सवाल करने होते हैं, तो एक आध आपको जो लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा। चलते हैं हम, आप कहाँ मतलब हो गया बस लेक्चर। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर 2023 का पेपर, सॉरी 2024 का पेपर, एज वेल एज फॉर कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक का सफर पूरा होता हुआ आपका और हमारा। मिलेंगे कभी नेक्स्ट सेमेस्टर में किसी और इनऑर्गेनिक के लेक्चर के साथ। दुआ करिएगा आने वाले सेमेस्टर में भी जरूर मैं वीडियोस बना पाऊँ, टाइम हो मैं टाइम निकाल पाऊँ, ज्यादा कहीं ना कहीं बिजी ना हो, और बाकी जो भी प्लान है यार उनको एग्जीक्यूट करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली करियर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मैं अपने करियर पर भी जो है वो अपने लिए जो भी मेरा सोच रहा हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ। तो इसके लिए भी प्लीज आप सभी लोग मेरे लिए भी दुआएं बिल्कुल करते रहिएगा। मुझे मत भूलिएगा, कभी भी प्रे जरूर करिएगा। ऐसा ना हो कि मतलब अपने अपने लिए दूसरों के लिए कर लें, मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी एक आपकी लाइफ का पार्ट हूँ। तो जरूर मुझे दुआ में याद रखिएगा कि जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मेरे प्लान है, मैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से करूँ, अच्छे तरीके से मुझे भी सक्सेस मिले। भाई सभी का गोल है, तो मेरे लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए आप दुआ करिए। जैसे मैं आप सभी को बोलता हूँ अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए दुआएं करवाइए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे लिए भी यार सभी लोग जरा करिएगा दुआ। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाते हुए जाइएगा। अपने दोस्तों से भी बोल दीजिए, किसी घर में बोल दीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं सभी लोग एक एक बार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।